हेलो एवरीवन, वेलकम टू PW1 गाइस। सो अभी हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में थीम बेस्ड एग्जाम मेंस के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या क्या टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एंड क्या कुछ प्रोबेबल टॉपिक्स भी हो सकते हैं। इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा अभी हम लोग कर ले रहे हैं। सो पोस्ट मॉडर्न इंडिया थीम बेस्ड सेशन में हम लोग बात करें तो पहले देखते क्या है कि थीम्स कैसे हम लोग पता करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को पहले देख लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, किन किन ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। on that basis we can find out the most important themes for post independence India। देखिए 2020 में दो क्वेश्चन आए। डू यू एग्री दैट रीजनलिज्म इन इंडिया appears to be a consequence of rising cultural assertiveness argu 2020। दूसरा क्वेश्चन इसी ईयर आया हुआ है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म, इज इट दैट unequal distribution of benefits of development on regional basis eventually promotes regionalism? Substantiate your answer 2020। So this is another question, ठीक है। Now coming to the next year 2018 में हम लोग बात करें, discuss whether formation of new states in recent year times is beneficial or not for the economy of India, right? Now moving to the next question, ठीक है। Has the formation of linguistic states strengthened the cause of Indian unity? This is another question 2016। क्वेश्चन इज नॉट वेरी फ्रिक्वेंट एवरी ईयर, ठीक है। कई बार देखेंगे देयर इज अल्टरनेटिवली पूछा गया है, कई बार बैक टू बैक भी सवाल आए हुए हैं एंड हम देखें कई बार 2 साल पे भी गैप पे भी सवाल पूछे गए। 2013 में देखते हैं, एनालाइज द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द ताशकंद एग्रीमेंट इन 1966, डिस्कस द हाइलाइट्स ऑफ द एग्रीमेंट। नाउ अनदर क्वेश्चन, critically the same year 2013, critically examine the compulsions which promoted India to play a decisive role in the emergence of Bangladesh। So there are certain questions 2013 से लेकर अभी तक 2020 तक जो क्वेश्चन आए हैं उनके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया। नाउ एक क्वेश्चन और है इसी साल 2013 में, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द एवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लोगन जय जवान जय किसान। देन फोर्थ है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशंस ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद टू प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो अभी हमने रिसेंट पास्ट में देखा है कि जो पूछे गए पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से पेपर जीएस पेपर 1 में। सो ऑन दैट बेसिस हम कह सकते हैं देयर आर सर्टेन टॉपिक्स, जो सर्टेन थीम्स जो हमें करके जाना ही चाहिए, जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इन जनरल। एक तो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ये हो गया। दूसरा है लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि लैंग्वेज का इशू जो है वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है इंडिया के अंदर, और रीजनलिज्म को प्रमोशन में लैंग्वेज का इशू है बहुत बड़ा एक इशू है। तीसरा है रीजनलिज्म एंड रीजनल इनइक्वालिटी। इवन दिस ईयर आई कैन एक्सपेक्ट कि अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से क्वेश्चन अगर आ रहा है तो मुझे लगता है रीजनलिज्म से, रीजनल इनइक्वालिटी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंसिडरिंग वॉट एवर द डेवलपमेंट वी कैन सी इन पर्टिकुलरली इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिसेंटली, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, रीजनलिज्म एंड रीजनल इनइक्वालिटी, ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं। इसके अलावा कुछ अदर टॉपिक्स भी हैं, जैसे लैंड रिफॉर्म्स को भी यू पीपल कैन सी, ठीक है, उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जिसको कि हम लोग कर सकते हैं फॉरेन पॉलिसी को लेकर, वुमेन मूवमेंट को लेकर, फेमिनिस्ट मूवमेंट यू पीपल कैन से, उसको लेकर सवाल पूछा जा सकता है। सो देयर आर सर्टेन फॉरेन पॉलिसी में भी से भी सवाल पूछा जा सकता है इन रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर, एंड हो सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री के रेफरेंस से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके का टॉपिक हम लोग तैयार करेंगे, बट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, या कहें मोस्ट एसेंशियल टॉपिक्स हैं जिसको कवर करके जाना ही चाहिए, ठीक है। सो एक एक करके इन टॉपिक से बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन भी हम लोग कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बात करें तो देखते हैं क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को लेकर के इश्यूज क्या थे। आपको ये मालूम होगा कि जब भारत आजाद हो रहा था तो इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया आज जैसे दिख रहा है हमें स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में, वैसा इंडिया था नहीं, बल्कि इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग देखते हैं तो इंडिया में क्या थे, कई तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे। एक था हमारे पास ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करते थे, प्रोविंसेस। दूसरा हमारे पास था कमिश्नरी प्रोविंसेस हुआ करते थे, ठीक है ना। एंड थर्ड वन दैट वाज प्रिंसली स्टेट्स, और ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, दे आर मोर देन 550, ठीक है ना। सो इनकी संख्या काफी ज्यादा हुआ करती थी। ये जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं और जो कमिश्नरी प्रोविंसेस हैं, दे वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन थे। एंड जो प्रिंसली स्टेट्स का कॉन्सेप्ट था, दे वर एक्सेप्टिंग द सॉवरेनिटी
ऑफ द ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी एंड इनको अपनी इंटरनल ऑटोनॉमी मिली हुई थी, ठीक है। तो अभी का जो टॉपिक है कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, उसके साथ क्या क्या इश्यूज थे वो टॉपिक हमें डिस्कस करना है। तो अब ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं नेटिव स्टेट्स भी। ये क्या कर रहे थे, ये ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी को एक्सेप्ट कर रहे थे, ठीक है ना, बट इनको इंटरनल ऑटोनॉमी मिली हुई थी, ठीक है। और जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय ये तो हमें ट्रांसफर कर दिया गया, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, either it was British provinces or you can say commissionary provinces, they were transferred to India, ये कर दिया गया। बट जो आपका ये जो प्रिंसली स्टेट था, दिस वाज अ बिग बेन फॉर इंडिया टू कंसोलिडेट, ठीक है ना। अभी भारत के लिए जरूरी हो गया था कि इनको क्या करे, आपस में मिलाया जा सके, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि जो हमें आजादी मिली, दैट वाज द कॉस्ट ऑफ, वो जो है सो क्या कहते हैं, पार्टीशन भी मिला, कि भारत और पाकिस्तान दो अलग स्टेट के रूप में भी उभर करके आए। तो ये प्रिंसली स्टेट्स का इशू था, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब आइए इसमें बात कर रहे हैं इश्यूज को लेकर के, तो हम देखेंगे कुछ ब्रिटिश की पॉलिसी भी थी जिसकी वजह से ये प्रिंसली स्टेट्स का मसला था वो बहुत ही ज्यादा ड्रीम हो गया था। एक्चुअली माउंटबेटन प्लान के अंदर ही ये प्रोविजन कर दिया गया था कि प्रिंसली स्टेट्स के बाद ये पूरी आजादी है कि या तो वो भारत में रहें, या तो वो पाकिस्तान के साथ चले जाएं, या तीसरा चॉइस भी उनके पास है, वो अपना इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना करके रख सकते हैं, अगर इंडिपेंडेंट स्टेटस बनाकर रख सकते हैं। अगर हम बात करें भारत के बारे में, तो कोई स्टेट यहां है, कुछ यहां है, कुछ यहां है। तो ऐसे में क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, और इंडिया जो आज आपको कॉन्सोलिडेट दिखाई देता है वो और भी ज्यादा डिसइंटीग्रेट हो सकता था, इसका बाल्कनाइजेशन वाज वेरी मच पॉसिबल। तो ये एक चैलेंज हमारे सामने था। तो इन्हीं चैलेंजेस के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स और नेटिव स्टेट्स थे, इनको कैसे इंटीग्रेट किया गया जो है रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ा इशू है वो पहला जो है ब्रिटिश क्लॉज, जो कि माउंटबेटन प्लान के अंदर ही था कि इधर दे कैन मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस और दे कुड बी इंटीग्रेट विद द पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है ना। तो एक बहुत बड़ा इशू था ये कि ब्रिटिश क्लॉज जो है, ब्रिटिश क्लॉज के बारे में, जिसने एक कंफ्यूजन को क्रिएट कर रखा था किसके लिए, नेटिव स्टेट्स के बीच में, कि हाँ उनको किधर जाना चाहिए, क्या अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए, या पाकिस्तान की तरफ जाना चाहिए, या इंडिया में मिल जाना चाहिए। सो दिस वाज अ बिग प्रॉब्लम विद कंफ्यूजन विद देम। दिस इज वन एस्पेक्ट। अनदर एस्पेक्ट के बारे में अगर बात करें तो देखते क्या है कि इमरजेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, आपको ये मैंने बताया कि मोर देन 550 स्टेट्स थे, ठीक, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, नेटिव स्टेट्स थे। अब इन सारे स्टेट्स को क्या करना, इसको आई मीन इंटीग्रेट करना, दिस वाज अ बिग, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज एट दैट टाइम। सो एंड ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ने क्या हुआ कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे जो अभी तक ब्रिटिश सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करके जो है सो अपना एग्जिस्टेंस बनाए हुए थे एज ऑटोनोमस स्टेट के रूप में, नाउ दे स्टार्टेड बिहेविंग लाइक इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो इनको इंटीग्रेट करके रखना, दैट वाज रियली रियली चैलेंजिंग, क्योंकि ये एक दो की संख्या में नहीं थे, दे वर नॉट couple of in numbers, ठीक है, rather they were in hundreds, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा थे। This was another challenge, this was practical challenge actually, ठीक है। और इसके लिए बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेसी का, प्रैक्टिकल जो है कुछ जो प्रैक्टिकलिटी का ये जरूरी था कि इनको आप अडॉप्ट करें, एक विजन के साथ इन सभी स्टेट को क्या करें, भारत के साथ इंटीग्रेट करवाएं, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे देयर वर सर्टेन स्टेट्स दे वर क्वाइट हेजिटेंट, जो भारत में मिलना नहीं चाह रहे, दे वर नॉट श्योर अबाउट कि उनका स्टेटस क्या होगा भारत के दिन, कैसी स्थिति उनके पास है। किसी भी स्टेट को जो अभी तक ऑटोनॉमी एंजॉय करता हुआ आया है उसके लिए ये कंफ्यूजन तो होगा ही, और इस कंफ्यूजन की वजह से वो हेजिटेट भी करेगा इधर टू बी विद पाकिस्तान और विद इंडिया, ठीक है ना, रादर दे वुड प्रेफर टू मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट श्योर अबाउट द स्टेटस एंड एक्सटेंट ऑफ देयर पावर्स इन द डेमोक्रेटिक इंडिया। तो उनको पता ही नहीं था कि हम अगर लोकतांत्रिक भारत में, जो भारत बन रहा है, जो डेमोक्रेटिक इंडिया है, उसमें व्हाट वुड बी देयर पोजीशन, व्हाट वुड बी देयर स्टेटस, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है सो कंफ्यूजन का कारण था, और यही उनके भारत में मर्जर को लेकर, इंटीग्रेशन को लेकर के उनके लिए हेजिटेशन का कारण भी बना पड़ा हुआ था, राइट। सो दीस आर सर्टेन इश्यूज। नाउ मूविंग टू द अदर इश्यूज, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या कि कुछ स्टेट ये थे जो कि ये चाहते थे क्या कि वे जो है अपना इंडिपेंडेंस मेंटेन करके रख पाए, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? वो चाहते नहीं थे कि भारत के साथ मर्ज करें, ठीक है। जैसे कुछ स्टेट्स हैं जिसमें कि एग्जांपल हम चाहेंगे कि जिसका कोट करना, दैट्स कॉल्ड त्रावणकोर। त्रावणकोर एक ऐसा स्टेट था, ठीक है ना, जिसके पास मेरीटाइम बेनिफिट हुआ करता था, तो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो इकोनॉमिकली उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था, ठीक है। तो ये जो स्टेट है वो ये चाह रहा था कि जब ब्रिटिश पैरामाउंट से लैप्स हो रही है तो वो अपना इंडिपेंडेंट स्टेट मेंटेन करके रख पाए। तो ऐसे भी कुछ स्टेट थे। नाउ अब हम देखते क्या है कि यहां पर क्या है कि देयर वाज अ नीड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये आर्ग्यू किया जा रहा था कि अगर ब्रिटिश विड्रॉल अगर हो जा रहा है सिचुएशन, तो प्रिंसली वुड टर्न इनटू लॉलेसनेस एंड एनार्की, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू बी विद द सेंटर ऑफ पावर और हैंडल टू द सिचुएशन।
तो अब ये देखें कि कई प्रिंसली स्टेट्स में ये भी लग रहा था कि जो इंटीग्रेशन है दैट इज द नीड ऑफ द आवर, अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आ सकता है कि लॉलेसनेस, जैसे हमने बताया कि दैट वुड क्रिएट सम काइंड ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, एनार्की क्रिएट हो सकती थी। लॉ जो है लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता था कि अगर इसका मर्जर अगर नहीं होता है तो जो कॉन्सोलिडेशन ऑफ इंडिया था दैट वोंट बी पॉसिबल। ठीक है ना। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो हमारा नेबरिंग स्टेट्स था, जो कभी हम एक हुआ करते थे और अभी हमारा इमीडिएट नेबर बन गया था पाकिस्तान, ठीक है ना, उसका कुछ अग्रेशन था कुछ स्टेट्स को लेकर के। आप देखेंगे क्या, जैसे कश्मीर में था, सो अग्रेशन ऑफ ट्राइबल्स फ्रॉम द पाकिस्तान एंड वॉर विद पाकिस्तान मेड इंटीग्रेशन डिफिकल्ट। ठीक है ना। सो दिस वाज अनदर चैलेंज फॉर इंडिया टू गेट सम ऑफ द स्टेट्स इनटू इंडिया। नाउ अब देखते क्या है कि अब इंक्लिनेशन ऑफ रूलर्स टुवर्ड्स पाकिस्तान, कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे जो भारत में मिलने के बजाय पाकिस्तान की तरफ ना इंक्लिनेशन रखते हैं। जबकि कश्मीर के बारे में बात करें तो कश्मीर के जो महाराजा थे वो हिंदू थे, तो वो ऐसा नहीं था कि वो या तो इंडिया में मिल जाना चाह रहे थे या पाकिस्तान की तरफ चले जाना चाह रहे थे। रादर महाराजा हरि सिंह थे उस वक्त, ही वांटेड टू मेंटेन हिज इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये तो हुआ ये था कि हम देखते क्या है कि जब वहां से पाकिस्तानी आर्मी आने लगी ट्राइबल के वेस में और कश्मीर के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया, तब जो है महाराजा हरि सिंह ने रिक्वेस्ट किया इंडिया से और सर नेहरू और पटेल ने मिलकर के जो है सो फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करवाया, तो भारत में उसका मर्जर हो पाया था। लेकिन एट द सेम टाइम देखते हैं कि कुछ अदर स्टेट्स भी थे इस समय, जैसे जूनागढ़ है, उनका इंक्लिनेशन जो है वो किस तरफ था, दैट वाज टुवर्ड्स पाकिस्तान। वो क्लियरली ही वाज वेरी मच क्लियर कि जो नवाब थे जूनागढ़ के, वो चाहते ये थे कि वो उनका जो जूनागढ़ का जो है इंटीग्रेशन वो पाकिस्तान के साथ हो जाए। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कि अभी हम देखें कि जो पाकिस्तान है वो भी कुछ स्टेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है ना, इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ स्टेट्स। ठीक है ना, और इसमें जो हैदराबाद है, हैदराबाद को कुछ लॉलीपॉप्स दिए जा रहे थे उस समय। अगर हम बात करें दैट लॉलीपॉप वाज ऑफ फिनेंसेस, और हम बात करें पॉलिटिकल सपोर्ट का, जिसकी वजह से भी इंटीग्रेशन जो है हैदराबाद का पॉसिबल नहीं हो पा रहा था भारत में। सो देयर आर सर्टेन इश्यूज, जो ऐसे चैलेंजेस थे जो कि इंटीग्रेशन को मुश्किल कर रहे थे। बट ऐसी स्थिति में हम देखते क्या है कि हमारे पास आयरन मैन के रूप में सरदार पटेल होते हैं और उनके सपोर्ट में है वीके मेनन साहब, जिसकी वजह से जो है इंटीग्रेशन ऑफ जो स्टेट्स हैं, नेटिव स्टेट्स हैं या प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो पॉसिबल हो पाया। एंड उन्होंने क्या किया, इसके लिए अपने स्किलफुल डिप्लोमेसी, परसुएशन, अनटाइमली यूज ऑफ सर्टेन फोर्सेस, इन सभी का प्रयोग करते हुए उन्होंने क्या कि इन प्रिंसली स्टेट्स को, नेटिव स्टेट्स को भारत में इंटीग्रेट करवाया। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कि क्या क्या अप्रोचेस थे, अप्रोच क्या क्या रखा गया। देखिए, दो क्लियर अप्रोच अडॉप्ट किए गए थे। एक था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का, कि आप विलय पत्र पे हस्ताक्षर करें और भारत में मिल जाइए, और दूसरा ये था कि जो स्टेट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि देश की ये हमारे इंटीग्रेशन के बाद हमारा क्या हुआ, क्योंकि उनके पास उनका अपना रेवेन्यू जनरेट हो रहा था और उसकी वजह से वो अपना एक लग्जरी और कंफर्ट का लाइफ भी लीड करते चले जा रहे थे। ऐसे में अगर उनका इंटीग्रेशन अगर भारत में अगर हो गया तो वैसे तो उनकी फाइनेंशियल नीड्स को कौन कैटर करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक दूसरा टूल अडॉप्ट किया गया, दैट इज कॉल्ड प्रिवी पर्स का। ठीक है, तो दो क्लियर बातें थी जो इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में हमारे पास आता है। एक आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का, दूसरा प्रिवी पर्स का। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, इसको ड्राफ्ट किया गया था वीपी मेनन एंड जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसको कि नेटिव रूलर्स को साइन करना था। ठीक है ना, और अगर कोई इसे साइन कर लेता है, कोई भी स्टेट, नेटिव स्टेट या प्रिंसली स्टेट्स, इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को, तो अपना वो क्या कहता है, फॉरेन पॉलिसी, कम्युनिकेशन यानी कि फॉरेन अफेयर्स को, कम्युनिकेशन को क्या करेगा और डिफेंस को, इन तीन चीजों को भारत को वो क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। ठीक है ना, डिफेंस का मसला हो गया, कम्युनिकेशन का हो गया और फॉरेन अफेयर्स, दैट विल बी सरेंडर टू इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब ये था कि जो स्टेटस को क्या करेगा, साइन करेगा, दैट विल सरेंडर क्या करेगा, अपने फॉरेन अफेयर्स को, अपने डिफेंस को और अपने कम्युनिकेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करके भारत में अपने विलय को स्वीकार कर लिया। ठीक है, दूसरा प्रिवी पर्स, जैसा हमने आपको बताया कि कुछ स्टेट्स के पास ये कंफ्यूजन था कि भाई अगर हम भारत के में इंटीग्रेट कर जाते हैं तो फिर हमारे फाइनेंशियल नीड्स को कौन कैटर करेगा, एंड फॉर दैट मैटर एक प्रिवी पर्स को कंसेप्ट को डिजाइन किया गया। ठीक है, उन सभी नेटिव स्टेट्स और प्रिंसली स्टेट्स के लिए जिनको इस बात का डर लग रहा था। ठीक है, सो एक प्रिवी पर्स वाज अ पेमेंट मेड टू द रूलिंग फैमिलीज ऑफ द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है ना, अगर इस बात के लिए वो एग्री कर जाए कि भारत में उनका इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टेट ज्वाइंट इंडिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन दो इंस्टीट्यूशनल
जो मैकेनिज्म था उसके द्वारा देखेंगे कि अधिकांश जो राज्य हैं, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स थे, वो क्या करें, भारत में इंटीग्रेट कर जाएंगे। लेकिन देयर वर सर्टेन स्टेट्स जो कि भारत में विलय करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, ठीक है, उनके अपने अपने कारण थे। जैसे हैदराबाद और जूनागढ़ का इंक्लिनेशन, जूनागढ़ का तो क्लियर इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स पाकिस्तान। हैदराबाद जो है उसके पास एक परसुएशन था कि फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगा पाकिस्तान की तरफ से, इसलिए हैदराबाद भी बहुत डिसीजन लेने में कंफ्यूज था, और रादर कहें और कंफ्यूजन खत्म भी होता तो उसका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पाकिस्तान था। और जो कश्मीर का कंडीशन था, वो ये स्थिति ये थी कि कश्मीर किसी भी तरफ जाना नहीं चाह रहा था, नाइदर टुवर्ड्स इंडिया और जो है नॉर्थ टू पाकिस्तान, बल्कि अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट मेंटेन करके रखना चाह रहा था, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज थे जो कि अभी क्या, जो कुछ स्टेट्स थे जो कि भारत में अपना विलय नहीं करवा रहे थे। हम देखते हैं कि जो है सो हैदराबाद के इशू के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि इसके पास पाकिस्तान की तरफ से एक जो है परसुएशन था फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सपोर्ट का, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या कि इसका झुकाव जो है पाकिस्तान की तरफ था। जैसे ही बात पता चलती है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन किया, और मिलिट्री ऑपरेशन में ऑपरेशन पोलो जिसको हम जानते हैं, उसके द्वारा हैदराबाद को इंटीग्रेट किया गया। जूनागढ़ के बारे में बात करें तो जूनागढ़ एक तरीके से विलय कर लिया गया था, एक मतलब जो यहाँ के नवाब थे वो पाकिस्तान की तरफ चले गए थे। लेकिन यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही जबरदस्त डिप्लोमेसी का और एक विजनरी लीडर का अपना रोल प्ले करते हुए आप देखेंगे कि यहाँ पर प्लेबिसाइट को जो है सो करवाया, और प्लेबिसाइट में जो यहाँ की जनता थी उसने 91% जनता ने क्या कर दिया, भारत की तरफ अपना वोट कर दिया। इसी प्लेबिसाइट के कारण से जूनागढ़ जो है वो भारत में उनका अनेक्सेशन हो जाता है। देन कश्मीर के महाराजा ने भारत और पाकिस्तान, जैसा मैंने आपसे बताया था, किसी भी तरफ जाना नहीं चाहते थे, अपने इंडिपेंडेंट स्टेट को मेंटेन करना चाहते थे। लेकिन अब जानते हैं कि वहां पर जब पाकिस्तानी आर्मी का जब अटैक होता है इन द गार्ब ऑफ ट्राइबल्स, ठीक है, तब उन्होंने भारत सरकार से रिक्वेस्ट करा और फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन हो पाया और भारत में उनका इंटीग्रेशन हुआ। सो दिस इज हाउ वी सी कि जो है स्टेट्स जो थे जो कि बिल्कुल स्टबर्न थे, जो अपने सिचुएशन को कंडीशन को लेकर के उनको जो इंटीग्रेट किया गया। इसके अलावा कुछ स्टेट और भी हैं जिनके साथ थोड़ा सा मुश्किल आया था। जैसे अगर हम बात करें त्रावणकोर को, तो त्रावणकोर को जो है परसुएशन के थ्रू, यानी कि डिफरेंट डिस्कशंस के थ्रू, कई राउंड की टॉक्स हुए और फिर उसको इस बात के लिए कन्विंस किया जा सके कि भारत में उसका इंटीग्रेशन जो है सो उसके लिए एक हैप्पी स्टेप होगा। दूसरा भोपाल के बारे में बात करें तो भोपाल में भी इशू चल रहा था, क्योंकि यहाँ भी जो है सो क्या थे, नवाब हुआ करते थे, उनका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पाकिस्तान की तरफ था। सो थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यहाँ भी साइन करवाया गया बाय डिप्लोमेटिक मूव्स, और भोपाल भी फाइनली इंडिया के अंदर इंटीग्रेट हो पाया। इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत में जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे इन सभी का इंटीग्रेशन हो पाया, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन होगा, एक ये था जिसको हम लोगों ने किया। अब दूसरा टॉपिक हमारे पास है लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, क्या इशू है, ये क्यों मुद्दा क्यों उठा था। दरअसल हुआ क्या कि जब हमारा नेशनल मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, जब ये दूसरा टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं, जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, ठीक है, उस समय जो कुछ नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि जब देश आजाद होगा तो हम जो है लैंग्वेज को कंसीडर करते हुए स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन 1940s में ही आप देखेंगे कि यहां इस बात ये तय हो चुका था कि कम्युनलिज्म के बेसिस पे भारत दो राष्ट्रों में बटेगा, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान, ठीक है। इसका मतलब जो था, ये जो आपके पास जो कम्युनलिज्म था, यानी कि कुछ ऐसे फोर्सेस डेवलप हो रहे थे जो कि इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं थे इस समय। इसलिए ये डिसीजन लेना 1947 में जब देश आजाद हो रहा था कि भाषा के आधार पे राज्यों का निर्माण किया जाए, जो एक क्षेत्रीय संवेदना थी, इस आधार पे अगर हम कभी भी राज्य का निर्माण करते, किसी राज्यों का पुनर्गठन करते, तो कभी भी रीजनल सेंटीमेंट नेशनल सेंटीमेंट में तब्दील हो सकता था, एंड दैट कुड चैलेंज द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसलिए इस बात के लिए हम तैयार ही नहीं थे कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जा सके। लेकिन हम जानते हैं कि ये इतना स्ट्रांग था कि इस तरफ भारत सरकार को ध्यान देना भी पड़ा, और इससे पहले कुछ डेवलपमेंट्स भी होते हैं। अब ये देखिए क्या है कि बिफोर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो कि 1956 का है, ठीक है, 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको पास किया गया था, जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हुए थे, जो विच वर 550 मोर देन 550 इन नंबर्स, ठीक है ना, विद रेस्ट ऑफ इंडिया, ये एक अडॉक अरेंजमेंट था। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड, ठीक है। अडॉक अरेंजमेंट था, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स हमारे पास बने हैं, ठीक है ना, अब जो प्रिंसली स्टेट्स है जिनका इंटीग्रेशन भारत में हुआ है, वो सब एक एडॉक अरेंजमेंट के तहत भारत के साथ मिले हुए हैं। उनका कम्युनिकेशन, उनका डिफेंस और जो फॉरेन अफेयर्स है दैट इज सरेंडर टू इंडिया, ठीक है। और इन सभी को क्लासिफाई किया गया था 4 ग्रुप में, A, B, C, D करके, और कुल मिलाकर हम देखते हैं इन सभी का मर्जर 27 स्टेट्स में होता 1951 में।
लेकिन आज जो हम देखते हैं कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी हमारे पास है वो आफ्टर 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हम बात करें या स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट 1956 के पारित होने के बाद था। तो इनका जो स्टेटस था दैट वाज इनटू ए बी सी डी था और कुल मिलाकर 21 स्टेट्स थे, दे वर कैटेगराइज्ड इनटू दिस कैटेगरी। ठीक है, अब ये था कि जब हम देखते हैं कि ये 27 स्टेट्स हैं और जो कि डिवाइडेड इन 4 ग्रुप में ए बी सी डी में, इसमें से देखेंगे क्या कि एक ग्रोइंग डिमांड आ रहा था खास करके साउथ इंडिया से कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो, और ऐसा प्रॉमिस नेशनल मूवमेंट के दौरान किया भी गया था जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। लेकिन अभी की जो वास्तविकता थी, जो रियलिटी थी, वो बदल चुकी थी। ठीक है, संप्रदायवाद यानी कि जो कम्युनलिज्म है वो क्या है, वो एट फोर दिखा रहा था। कई डिविसिव फोर्सेस हैं कंट्री के अंदर जो भारत के यूनिटी और इंटीग्रिटी को चैलेंज कर रहे थे, एक थ्रेट पोज कर रहे थे। ठीक है, इसलिए अभी सरकार या जो हमारी संविधान सभा इस बात के लिए कतई तैयार नहीं थी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जा सके। ठीक है, फाइनली इंडियन स्टेट्स वर क्रिएटेड कंसिडरिंग रीजनल लैंग्वेजेस, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। जब हमारे यहाँ जो है सो फजल अली कमीशन या बात करें स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन या 7th जो है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पारित होता है, तो उसके दौरान हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाषा के आधार पे भी राज्यों का पुनर्गठन होगा, लेकिन ये कंडीशनल होगा। ठीक है ना, वन स्टेट वन लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं होगा, बल्कि इसके लिए 4 कंडीशंस तय किए गए। उन कंडीशन को अगर फुलफिल किया जा रहा है तो भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण संभव है। सो फाइनली आई जस्ट वांट टू से कि बाई 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और सिंपल स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट, इट वाज एक्सेप्टेड that states could be reorganized even on the basis but with certain conditions, so that would be conditional again, ठीक है ना, with certain other factors। ठीक है, तो रीजनल लैंग्वेजेस को भी हमने एक बेसिस माना राज्यों के निर्माण के लिए। दूसरा फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन थे इसको भी हमने क्या किया, कंसीडर किया फॉर द रिओर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। नाउ अब देखते हैं कि अब चूंकि हमने बताया कि इस समय इस बात के लिए हमारे अंदर सहमति नहीं थी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाए, लेकिन यह डिमांड खास करके दक्षिण भारत से इतना स्ट्रांगली हमारे सामने आ रहा था कि इसके लिए सरकार को जो है सो क्या करना पड़ा, कुछ कमिटीज और कमीशन का गठन करना पड़ा ताकि ये जो डिमांड आ रहा है इसको एड्रेस किया जा सके। और इसी प्रोसेस में देखते हैं कि कुछ कमीशंस और कमिटी बनाई गई। जो पहला कमीशन है वो है एस के धर कमीशन, जून 1948 में बनाया गया था और इसी साल इसने अपनी रिपोर्ट भी लिखी और रिपोर्ट में इसने कहा था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता। सो क्लियरली इट रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ लिंग्विस्टिक रिओर्गनाइजेशन ऑफ द स्टेट। कहा कि अगर राज्यों का पुनर्गठन अगर होना है, इफ स्टेट हैज टू बी रिओर्गनाइज्ड दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया। ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी होनी चाहिए, दूसरा फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस होना चाहिए स्टेट के पास, एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी होनी चाहिए एंड पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट होना चाहिए। सो दीज आर द सर्टेन कंडीशंस ऑन विच स्टेट्स कुड बी रिओर्गनाइज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ धर कमीशन। ठीक है, और इसके बाद जेवीपी कमेटी आती है 1948 के लास्ट में, यानी दिसंबर 1948 में बनाया जाता है जस्ट टू रिव्यू द रिपोर्ट्स ऑफ एसके कमीशन। इस कमेटी ने भी क्या किया कि जो एसके कमेटी ने रिजेक्ट करा था कि लिंग्विस्टिक रिओर्गनाइजेशन पॉसिबल नहीं है, इसको मेंटेन किया, यानी कि इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्निर्माण की बात को डिनाई कर दिया। ठीक है, और इन्होंने ये कहा कि रिफॉर्म द धर कमीशन पोजीशन एंड का recommended the states reorganization on the basis of security, unity and economic prosperity of the nation। ठीक है ना, so unity, security, unity and economic जो prosperity of the nation that should be at the fore for the reorganization of any state। ठीक है, और दूसरा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से इनकार भी कर दिया, यानी कि whatever the इसके धर कमीशन has recommended, ठीक है ना, उसको इसने रिट्रीट कर दिया। Now अब आइए हम देखते हैं कि इसी बीच में कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं। अभी होता क्या है कि दक्षिण भारत में एक राष्ट्रवादी नेता है जिनका नाम है पोट्टी श्रीरामालू। वो क्या करते हैं कि वो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को मनवाने के लिए हंगर स्ट्राइक करते हैं और अनफॉर्चुनेटली उनका जो है सो डमाइस हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो आंदोलन था, जो मूवमेंट था भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के, वो काफी ज्यादा और स्ट्रांग हो जाता है, इंटेंसिटी के साथ आता है और इंटेंस हो जाता है। ठीक है, इन इश्यूज को देखने के लिए हम देखते क्या है कि इमीडिएटली सरकार ने इस बात का गठन किया था कि तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र राज्य का गठन किया जाएगा और कुछ ही समय में स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन 1953 में इसको फॉर्म किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली, जिसके अदर सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनिकर। और बताया गया कि आप ये देखिए कि यहाँ किस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। जब इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश करी तो उसके आधार क्या क्या थे, उसने कहा कि भाई लिंग्विस्टिक और कल्चरल सिमिलैरिटी, यानी कि भाषा के आधार पर भी राज्यों का निर्माण होगा, लेकिन कंसिडरेशन ये है कि लिंग्विस्टिक और कल्चरल सिमिलैरिटीज होनी चाहिए। और इसमें यह कहा गया था कि वन लैंग्वेज के आधार पर वन स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, देयर शुड बी लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल सिमिलैरिटीज होनी चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि अगर राज्यों का पुनर्गठन हम इस आधार पर करें
तो जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसको हम प्रिजर्व कर पाए और इस भावना को और भी मजबूत कर पाए, यानी कि स्ट्रेंथनिंग एंड प्रिजर्विंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। दिस वाज अनदर रिकमेंडेशंस गिवन बाय फजल अली कमीशन और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तीसरा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी यू पीपल कैन से, यानी कि जो कंसिडरेशंस है दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है ना, कि क्या प्रशासनिक सुविधा होनी चाहिए, वित्तीय होनी चाहिए और इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी होना चाहिए। एंड दूसरा कि पीपल के वेलफेयर को लेकर के हमारे पास एक प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रमोशन उसका होना चाहिए। अगर इतनी चीजें किसी स्टेट के रिफॉर्मेशन को लेकर कंसीडर की जा रही है, देन दैट स्टेट कैन बी रीऑर्गेनाइज इवन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन दिया गया था, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये सारे रिकमेंडेशन को कुछ सर्टेन चेंजेस के साथ, कुछ माइनर जो है चेंजेस के साथ इसको एक्सेप्ट कर लिया और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 को पास किया गया और ये जो एबीसीडी का जो कॉन्सेप्ट था जो स्टेट्स के ग्रुपिंग का, उसको एबॉलिश कर दिया गया और जो 27 स्टेट्स थे इसको 14 स्टेट्स में रीऑर्गेनाइज किया गया और 6 यूनियन टेरिटरीज के अंदर किया गया। और वही बढ़ता हुआ 29 स्टेट्स आपके पास जो है 6 यूनियन टेरिटरीज का स्वरूप हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह का हम देखते हैं कि जो रीजनल जो लैंग्वेज का इशू है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर के काफी एक चैलेंज था हमारे लिए, जिसको कि फाइनली फजल अली कमीशन के द्वारा जो है सो सेटल कर दिया गया। अब आइए हम देखते क्या है कि आज भी राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के या नए राज्यों के निर्माण को लेकर के, जिसके अंदर क्षेत्रीय संवेदना भी काफी स्ट्रांग होती है, को लेकर के डिमांड हमारे पास आते रहते हैं। अब कई राज्यों में हम देखेंगे कि कई राज्यों में देखिए अलग राज्य के निर्माण की बात की जा रही है, जिसके अलग अलग कारण है। जैसे अगर हम बात करें महाराष्ट्र में विदर्भा, हम बात करें बोडोलैंड असम के अंदर, ठीक है, हम बात करें पूर्वांचल यूपी के अंदर, हम बात करें हरित प्रदेश यूपी के अंदर, हम बात करें गोरखालैंड के बारे में वेस्ट बंगाल, तो ऐसे कई राज्यों के निर्माण की बात होती चली जा रही है। इवन अभी भी यूपी को कई भागों में, एक दो नहीं बल्कि 5 भागों में रीऑर्गेनाइज करने की चर्चाएं होती रहती हैं, पॉलिटिकल डिस्कशंस होते रहते हैं, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में अगर हम लोग बात करें तो नए राज्यों की मांग सदैव उठती रही है और अभी भी उठ रही है, ठीक है ना। इट्स ऑलवेज अ पर्टिनेंट क्वेश्चन टू डिबेट एंड डिस्कस, ठीक है। इसमें एक आयाम आता है जो अपने मेंस के पर्सपेक्टिव से हम लोग बात करें कि किसी नए स्टेट का निर्माण अगर किया जा रहा है तो उसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, ठीक है ना, क्या हो सकता है। इस कंटेक्स्ट में हम लोग बात करें इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ डिमांड फॉर अ न्यू स्टेट, ठीक है। देखिए क्या होता है कि अगर देखें कि राज्यों का निर्माण किया गया, नए राज्यों का निर्माण किया गया, या कहें कि रेस्पेक्टिवली अगर हम बात करें रिलेटिवली, सॉरी नॉट रेस्पेक्टिवली, रिलेटिवली किसी छोटे स्टेट के निर्माण की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि उसकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए। जैसा हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करके देखेंगे तो जब अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। सो इंप्रूव्स इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन केस ऑफ छत्तीसगढ़। इसी तरीके से हम देखेंगे कि रीजनल इनइक्वालिटी भी, क्योंकि डिमांड रीजनल एस्पिरेशंस ही होते हैं, यही रीजनल एस्पिरेशंस क्या करता है, स्टेट के फॉर्मेशन को लेकर डिमांड लेकर के आता है और जिसके आधार पर राज्यों का निर्माण हो जाता है। तो अगर नए राज्य अगर बनाए जा रहे हैं, कुछ छोटे स्टेट्स बनाए जा रहे हैं, तो जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं, ठीक है ना, वो सेटिस्फाई होते हैं। इसका मतलब एक अपॉर्चुनिटी कि जो रीजनल इनइक्वालिटी वो फेस कर रहे हैं वो खुद से उसको समाप्त कर पाए। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग रीजनल इनइक्वालिटी। इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल, अगर हम लोग बात करें तो जो छोटे स्टेट्स होते हैं वहां पर ह्यूमन कैपिटल का बेटर मैनेजमेंट और बेटर यूजेस हो पाता है। अब यही कारण है कि हम देखेंगे एक छोटे स्टेट के रूप में केरला है जो नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में क्या करता है, टॉप पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। सो स्मॉलर स्टेट्स मोस्टली टेंड टू बेटर इन यूटिलाइजेशन ह्यूमन कैपिटल, दिस वन। देन लोकल नीड्स एंड डिमांड्स, ये भी हमारा फुलफिल हो पाता है, ठीक है। इजी गवर्नेंस भी हो पाता है। सो दीज आर सर्टेन इश्यूज जिसको हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। नाउ अब चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है ना। अब अगर किसी नए राज्य का निर्माण बता दिया है, कर दिया हमने, तो हमने देखा कि उसके आर्थिक पहलू क्या क्या, उसके साथ पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं इकोनॉमिकली, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। चैलेंजेस में अगर हम लोग बात करें तो इससे क्या होगा कि इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स आपका बढ़ सकता है। जैसे अभी हाल के समय में आप देखें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कई स्टेट्स के बीच में इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स चल रहे हैं इन रिस्पेक्ट टू देयर बॉर्डर, ठीक है ना, मोस्टली दैट इज इन रिगार्ड टू द बॉर्डर। लैक ऑफ गवर्नेंस भी हो सकता है, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, हेफ्टी एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मान लीजिए किसी राज्य का निर्माण आप कर रहे हैं तो इसके लिए पूरा का पूरा एक सेटअप आपको करना होगा, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, पूरा लेजिस्लेचर जो है सो बिल्डिंग को क्रिएट करना होगा। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में काफी पैसा इनफ्लो हो सकता है और प्रॉब्लम से बहुत। इसके अलावा लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टेट अगर बनाया गया, ठीक है ना, बहुत जस्ट और वो जो है सो रिस्पॉन्ड बेटर नहीं कर पा रहा है, जैसे कि उत्तराखंड के केस में हुआ कि फ्लड आया वहां पर में,
तो जस्ट बिकॉज ऑफ इनएडुकेसी विद द स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड के साथ हम देखेंगे कि बहुत रिस्पॉन्स स्लो होता है, जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का भारी नुकसान हुआ था, ठीक है, रिसेंटली। तो दैट इज अनदर चैलेंज कि अगर कोई नया स्टेट बन रहा है तो उसके पास अभी उनके अपने इश्यूज को जो है जैसे कि कोई भी अगर चैलेंज है, उसको चैलेंज को काउंटर करने के लिए उनके पास अभी बेटर वो इक्विप्ड नहीं है, ना तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, ना ही फाइनेंशियली इकोनॉमिकली, और ना ही जो है टेक्निकल नो हाउ के बेसिस पे, जिसका एक बहुत ही जो बर्निंग एग्जांपल उत्तराखंड का जो फ्लड हुआ उसमें, जिसमें कि लाखों मतलब कि काफी बड़े लेवल पर सब्सटैंशियली हम देखेंगे कि जो ह्यूमन लाइफ है और जो आपका जो मटेरियल है उसका वेस्टेज हुआ था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी होती है। अब छोटे राज्यों में अगर हम लोग बात करें, जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ झारखंड, जहां पर अभी तक कोई भी सरकार पूरे 5 साल तक चल नहीं पाई है और फ्रिक्वेंटली सरकारें वहां पर बदलती रहती हैं, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज अनदर फैक्टर, ठीक है, जिसकी वजह से पॉलिसी इनिशिएटिव्स कोई भी अगर लिया जा रहा है, ठीक है ना, वो हमेशा अनसर्टेन रहता है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट भी इस वजह से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है, राइट। तो ये कुछ चैलेंजेस थे, तो एक छोटे स्टेट को लेकर ये कुछ चैलेंजेस है। नाउ एक तीसरा टॉपिक भी हम देख लेते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, जहां से सवाल बनने की गुंजाइश भी रहती है कि क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के पास, यानी कि इश्यूज। अगर हम बात करें तो एज पर द सिलेबस तो ये क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है, बहुत ही पर्टिनेंट है कि व्हाट वर द चैलेंजेस और इश्यूज इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, या जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इन इंडिया। तो पहला जैसे इसमें बात की इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, अभी हम लोगों ने बात किया कि जो मोर देन 550 स्टेट्स थे उन सभी को इंटीग्रेट करना, यूनिफाई करना और एक फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर लेकर के आना, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर अस। तो एक प्रिंसली स्टेट्स का इशू था ही उनके इंटीग्रेशन को लेकर के। दूसरा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एक इंटेंस रीजनलिज्म को प्रमोट कर रही थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसको एक थ्रेट था, इसको सेटल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अप टू ग्रेटर एक्सटेंट हम लोगों ने फजल कमीशन के बाद, आफ्टर फजल अली कमीशन, हमने इसे सेटल किया, बट स्टिल इट इज वन ऑफ द बर्निंग टॉपिक टू डिस्कस एंड डिबेट ये रहता है हमारे पास, और रीजनल सेंटिमेंट्स को ये इंटेंस करता रहता है। कॉम्युनल राइट्स हम देखते क्या है कि जैसे देश आजाद होता है तो आजादी हमें जो है सो विभाजन की कीमत पे मिली थी, और इसकी वजह से होता क्या है कि हमारे यहाँ जो कम्युनलिज्म है, कम्युनलिज्म का जो फ्लेयर है वो और भी ज्यादा इंटेंस हो गया था, जिसकी वजह से कॉम्युनल राइट्स होते रहे थे। देन रिफ्यूजी की क्राइसिस। रिफ्यूजी क्राइसिस भी हम देखें क्या कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय से कई लोग जो है सो टू एंड फ्रो उनका होता रहा, भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत। ऐसी स्थिति में हमारे पास एक कंसिडरेबल पॉपुलेशन रिफ्यूजी का भी था, इसको भी इशू सेटल करना हमारे लिए एक बिग चैलेंज था। देन हम बात करें वाइड स्प्रेड पॉवर्टी का। अगर आपको मैं बताऊं कि जब देश आजाद हुआ हमारे पास तो गरीबी हमारे पास इतनी ज्यादा थी कि जो है बिलो पॉवर्टी लाइन मोर देन 70% जो पॉपुलेशन था, मोर देन 70% पॉपुलेशन दैट वाज बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल में लोग थे। लिटरेसी के बारे में अगर बात करें तो हमारे पास लिटरेसी वाज वाले 12%, यानी कि 88% जो लोग थे दे वर इलिटरेट वंस। और ऐसी स्थिति में एक नए राज्य का निर्माण करना और विकास की गति रास्ते पर लेके जाना, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, ठीक है। 88% जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास इलिटरेट है। इसके अलावा हमारे पास इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, दैट वाज वेल रिफ्लेक्टेड इन आवर इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल, ठीक है। फूड शॉर्टेज भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा था। आप देखेंगे कि इस समय हमारे यहाँ अधिकांश जो जनता है वो फूड शॉर्टेज से ग्रसित है। इनफैक्ट देश के जस्ट पहले, कुछ वर्ष पहले ही 1943-44 में बंगाल में जो है सो बहुत बड़ा फेमाइन आया, जिससे की वजह से लाखों की संख्या में लोग मर गए, ठीक है ना। दूसरा हम देखते क्या है कि जब हमारे पास 47 देश आजाद होता है तो उस समय फूड की क्राइसिस थी, और बिहार में भी 1967 में एक फेमाइन आया, जिसकी वजह से भी जो है सो भारी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। तो ये सारे इशू थे, ये मसले थे जिसको एड्रेस करना हमारे लिए बेहद जरूरी था, ठीक है। तो दीज आर सर्टेन इश्यूज इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है, जो इंटरनल हमारे इश्यूज थे, ठीक है। इसके अलावा भारत एंड पाकिस्तान हम देखेंगे, डिप्लोमेसी में भी देखेंगे, देयर वर सर्टेन चैलेंजेस आल्सो, ठीक है ना। इस समय हम देखेंगे कि भारत जिस समय आजाद हो रहा था, आजाद हुआ उस समय देखेंगे ग्लोबली जो है दुनिया दो सुपर पावर के बीच में जो है सो पिस रही थी। दिस वाज वन वाज लेड बाय यूएस एंड अदर वाज लेड बाय अर्स्टवाइल यूएसएसआर, ठीक है ना। कोल्ड वॉर का समय भी चल रहा था। हम देखेंगे उस बीच में भारत ने अपने फॉरेन पॉलिसी को भी जो है सो इंडिपेंडेंटली मेंटेन करा और दोनों के साथ इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करके अपने आप को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रास्ते पर लेकर गया। सो दीज आर सर्टेन चैलेंजेस एट दैट टाइम आल्सो। इसके अलावा अब आइए हम लोग बात करें जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये है रीजनलिज्म को लेकर के। इससे इस बार भी मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक से, इस थीम से सवाल बन सकता है, रीजनलिज्म को लेकर सवाल पूछा जा सकता है।
क्या होता है, जब हम रीजनलिज्म का मतलब ये होता है कि जब हम अपने रीजनल आइडेंटिटी को ज्यादा तवज्जो देते हैं, व्हेन वी प्रेफर मोर टू रीजनल आई मीन व्हाट से आइडेंटिटी, ठीक है ना, than national identity, या we give preferences to regional identity over the national identity, then it is said that is कि we are in going through the process of regionalism, ठीक है। और ये जो रीजनलिज्म है कई बार अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, आप देखेंगे कि इसमें वायलेंट एजिटेशन में, एंड दैट कुड आल्सो पोज थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। एंड इसमें एक चीज होता है क्या है, जो रीजनलिज्म है ये तब और भी ज्यादा आपके पास एक्यूट हो जाता है जब देखेंगे पीपल रिलेट देमसेल्व्स टू रीजनल आइडेंटिटी, ठीक है ना, एंड इट कैन बी थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रिटी फॉर द कंट्रीज लाइक इंडिया, ठीक है। अब क्या क्या फैक्टर है इस रीजनलिज्म को लेकर के, इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लें। देखिए दरअसल क्या है, एक तो हमें ये देखने को मिलता है कि अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि ज्योग्राफिकली इंडिया जो है आप देखेंगे कि ये अनइवन है, इट्स नॉट इवन, कहीं माउंट हिली रीजन है, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं डेजर्ट्स हैं, एटसेट्रा, ठीक है। तो अनइवन डेवलपमेंट अक्रॉस द कंट्री इज वन ऑफ द फैक्टर फॉर द राइज फॉर द ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे क्या, कई राज्यों को हम देखेंगे कि दूसरे राज्य के कॉस्ट के ऊपर में उसका डेवलपमेंट होता रहा है, ठीक है। सो ऐसा देखेंगे कि व्हेन द डेवलपमेंट अकर्स एट द कॉस्ट ऑफ अदर रीजन, तो इंटरनली ही प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि झारखंड के राज्य के निर्माण को लेकर के, हम बात करें उत्तराखंड के राज्य के, छत्तीसगढ़ के राज्य के निर्माण को लेकर, या अभी हाल में अगर हम बात करें 2014 में बात करें तेलंगाना का बनना, तो कहीं ना कहीं ये इशू था कि जहां हम देखेंगे कि विद इन अ स्टेट एक रीजन को हम देखेंगे दूसरे रीजन के कॉस्ट पर डेवलप करवाया जा रहा था। तो इसकी वजह से जो रीजनल सेंटीमेंट है वो क्या हो रहा था, वो धीरे धीरे सिमर करना शुरू किया और जो है नए स्टेट की तरफ लेके जा रहा था। तो दिस वाज अनदर इशू। अब अगर हम बात करें खास करके तेलंगाना के केस में, तो देखेंगे कि ये एक पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक फैक्टर भी था। कैसे था कि तेलंगाना के लीडर्स ये कह रहे थे कि स्टेट फॉर्मेशन से पहले कि आंध्रा के जो लोग हैं वो कॉलोनाइज कर रहे हैं तेलंगाना के रीजन को, जबकि एट द टाइम इट वाज अ सिंगल स्टेट, ठीक है। लेकिन उस समय जो तेलंगाना के अंदर जो तेलंगाना मूवमेंट चल रहा था, उसके जो लीडर्स थे उनका ये आरोप था कि जो आंध्र प्रदेश के लोग हैं वो तेलंगाना को कॉलोनाइज कर रहे हैं। कॉलोनाइज का मतलब क्या है, दैट इज दिस रीजन, जो तेलंगाना जो आज एक स्टेट है, दिस रीजन इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आंध्रा, ठीक है ना, आंध्र के रीजन में। तो एक तरीके देखेंगे यहां पर में क्या है, एक रीजनल सेंटीमेंट ग्रो कर रहा था, और यहां पर वो दिख भी रहा था कि यहाँ जॉब की कमी हो रही थी, लैंड था, ठीक है ना, गवर्नमेंट भी यहां पर में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं कर पा रही थी। तो दीज वर सर्टेन इशू जो कि रीजनल सेंटीमेंट को उभारने का काम कर रहा था। इसके अलावा हिस्टोरिकल और जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होता है वो आपके अंदर स्ट्रॉन्ग नेटिव फीलिंग को जनरेट करता है। इसका मतलब जो सन ऑफ द सॉइल का कंसेप्ट है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। जब ये नेटिव कंसेप्ट बहुत इंटेंसिटी के साथ आपके अंदर अगर डेवलप हो रहा है, दैट विल लीड यू टुवर्ड्स रीजनल सेंटीमेंट, रीजनल फीलिंग, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें लिंग्विस्टिक एस्पिरेशन एंड एक्सप्रेसिव एथनिसिटी, अनदर फैक्टर फॉर द राइज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म। जैसे अगर हम बात करें लिंग्विस्टिक एस्पिरेशंस, तो साउथ इंडिया में बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा था। और अगर हम बात करें इथनिसिटी का जो इशू है, दैट इज वेरी मच एक्सप्रेसिव इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। सो ये अदर रीजन था रीजनलिज्म के ग्रोथ को लेकर के, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं रीजनलिज्म को लेकर। देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जिसको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या इस पे आंसर कर सकते हैं। Intense regionalism is one of the biggest challenges to the national integration and governance of India discuss, ठीक है ना। Intense regionalism, are you getting it? This term intense regionalism is one of the biggest challenges to the national integration and governance of India discuss. Another question है, relating more to regional identity is a threat to national identity, comment, ठीक है ना, in context of India, ठीक है। So relating more to regional identity is a threat to national identity, you have to comment, ठीक है। यहाँ there is a discuss, ठीक है ना, and here you have to comment. I hope you will be able to answer these two questions with this understanding, with this lecture, ठीक है। आप कर सकते हैं ये, और मुझे लगता है ये थीम्स अगर आप करके जा रहे हैं जो अभी हम लोगों ने सेट किया है, तो डेफिनेटली यू विल कंफर्टेबल इन एग्जामिनेशन। इसके अलावा देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जिसको आप देख सकते हैं कि क्या फॉरेन अफेयर्स में हमारा डेवलपमेंट हुआ, क्या फेमिनिस्ट मूवमेंट को लेकर देखेंगे, स्टूडेंट यूनियन को लेकर के हम देखेंगे, ठीक है। देयर आर सर्टेन इश्यूज जिसको कि आप देखते रहें। दूसरा कि कम से कम 2-3 प्राइम मिनिस्टर के समय का जो डेवलपमेंट है उसको देख के जाएं, जिसमें कि सबसे पहले देख के जाएं आप जो है लाल बहादुर शास्त्री, एंड देन जवाहरलाल नेहरू, एंड देन इंदिरा गांधी, ठीक है। तो इस समय जो भी डेवलपमेंट हुए, इन डेवलपमेंट्स को भी जरूर देख के जाइए। मुझे लगता है कि इतना करके अगर जा रहे हैं तो आप इजीली इस सेक्शन से प्रश्न अगर आते हैं, देन यू विल बी एबल टू हैंडल दैट क्वेश्चन। व्हाट आई हैव सीन टू दिस मॉक टेस्ट कि दे आर रिलेटेड टू योर सोशल इश्यूज, मोर टुवर्ड्स ऑफ सोशल इश्यूज, और उसी तरफ यूपीएससी भी इंक्लाइन भी कर रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि दैट इज वेरी रिलेवेंट।
ठीक है, थोड़ा सा लेकिन कुछ ज्यादा ही सोसाइटी की तरफ चला जा रहा है, बट स्टिल इट इज गुड वन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि दैट इज गुड वन, बट एनीवेज लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। सो पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस ट्राइबल मूवमेंट्स रेज द क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रोमाइज सोशल जस्टिस टुवर्ड्स देम इन लिeu ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है ना। सो अभी क्या है कि क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है उसमें जो ट्राइबल मूवमेंट्स है, ठीक है ना, वो रेज द क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रोमाइज सोशल जस्टिस टुवर्ड्स देम इन लिeu ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास से ज्यादा कहीं ना कहीं उनके जो सोशल जस्टिस है, यानी कि जो सामाजिक न्याय का जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ठीक है, डिस्कस करना है ये। ठीक है, सो व्हाट वुड बी योर अप्रोच टू दिस क्वेश्चन? ट्राइबल मूवमेंट रेज द क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रोमाइज सोशल जस्टिस टुवर्ड्स देम इन लिeu ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, तो सीधा सा पहले तो ये बताना है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में ट्राइबल मूवमेंट जो है वो है क्या। ठीक है ना, कैसे हो रहा है। तो इन क्वेश्चन इटसेल्फ यू विल फाइंड कि जो लिखा गया है उसी को आपको इलाबरेट करना है कि डेवलपमेंट से कहीं ज्यादा ये जो इशू है, जो भी आजकल ये बर्निंग है, वो है आपका सोशल जस्टिस को लेकर के। आप यहाँ पर मैं जितना भी आपने जो कंटेम्प्रेरी इशूज में पढ़ा होगा इन सभी को इसके अंदर डालना है कि हाउ यू फाइंड कि हाँ ये जो है सोशल जस्टिस को कहीं ना कहीं उनका कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अगर मान लेते हैं कि अगर हम लोग बात करें जैसे कि आपका कभी डैम कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आप देखेंगे रिहैबिलिटेशन का इशू चलता आ रहा है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के दौरान आपने देखा होगा डैम कंस्ट्रक्शन को लेकर के। फिर जैसे अभी आज, अच्छा इस बार के लिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मुझे लग रहा है कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि रीजनल इश्यूज से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, या कनेक्ट करिए किसी एग्जामिनेशन में आएगा जस्ट बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, जो मणिपुर में जो कुछ भी चल रहा है, जो अभी इशू हुआ है असम में, जो कुछ भी हुआ है पिछले लास्ट एक साल के अंदर, ठीक है ना, तो मुझे लगता है रीजनल इश्यूज को टच करके किसी न किसी क्वेश्चन के साथ पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा जा सकता है, या तो पूरा एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी हो सकता है नॉर्थ ईस्ट को फोकस करते हुए जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं उसको लेकर के जो इशू चल रहा है, या तो फिर इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ठीक है ना, पर्टिकुलर इन रेफरेंस टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अभी क्या हो रहा है, जैसे कि मणिपुर में क्या हो रहा है, ये इशू क्यों चल रहा है, ठीक है, क्यों चल रहा है, बस क्वेश्चन यही है। तो आपको वहां पर में अपने लिए दिमाग में रखना है कि जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो तो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो बाउंड्री इश्यूज का है वो तो है, जो मेन सोशल सोसाइटल इश्यूज है ना वो कैसे एट द फोर आ रहे हैं। ठीक है ना, फिर नागा इश्यूज भी धीरे धीरे फिर से सिमर कर रहे हैं। ठीक है ना, नागा इशू और असम का इशू भी आ रहा है, तो पूरा का पूरा जो ग्रेटर नागालैंड के बारे में बात करें या असम का इशू है या मणिपुर का इशू है, बॉर्डर डिस्प्यूट से कहीं ना कहीं सोशल इनजस्टिस के वैसे भी हो रहा है, हमें इसको फोकस करके चलना है। ठीक है ना, जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स वगैरह हैं, बॉर्डर स्टेट्स डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, तो इंटर सेंटर स्टेट रिलेशन का दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिक। ठीक है, लेकिन अपने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए जो सोसाइटल एस्पेक्ट है ना, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, जो रीजनल डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है, उसे में फोकस करना है। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। ये दो क्वेश्चन पॉलिटी के लिए भी हो सकता है और मुझे लग रहा है कि ये पोस्ट इंडिपेंडेंस और सोसाइटी के लिए भी हो सकता है। क्वेश्चन कैन बी देयर, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो एनीवेज अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे एक तो हो गया कि जो इशू है इसमें ज्यादा कुछ डिस्कस करना नहीं है, जितना भी नहीं सीधा देखिए एक्चुअली हैव सम ब्रॉडर मतलब क्लासिफिकेशंस। ठीक है ना, कि इशू क्या हो सकता है, एक तो लैंड का इशू हो सकता है जो वो हो सकता है, इसको ये सब एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड है। ठीक है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का इशू हो सकता है, स्टिल अब गवर्नमेंट की फोकस उस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ है। ठीक है ना, तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू हो ही सकता है। ठीक है ना, इसके अलावा जो आजकल जो इश्यूज फिर से आना शुरू हो जा रहा है दैट इज कॉल्ड जो है एथनिक इश्यूज वगैरह भी आते जा रहे हैं। ठीक है ना कहीं तो इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं मुश्किल होता चला जाए। हालांकि गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव लिए हैं, ठीक है ना, उनको दिल्ली जैसे शहर में लाने के लिए, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में अपॉर्चुनिटी देने के लिए, बट स्टिल दे आर सफरिंग। ठीक है ना, अभी भी आप देखेंगे दिल्ली के अंदर भी तो कई जगह उनको देखेंगे कि वो लोग एक साथ ही रहते हैं, मतलब मेन स्ट्रीम के साथ जल्दी जेल नहीं करते हैं वो। ठीक है ना, तो सच काइंड ऑफ इशू यू शुड हाईलाइट। ठीक है ना, इसके अंदर ठीक है ये कर सकते हैं कि अभी भी ये सारा काम होना चाहिए। तो इस तरीके के इशू को दोनों ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल इश्यूज भी आ सकता है, ठीक है, और दूसरा सोसाइटल एस्पेक्ट में सोशल इकोनॉमिक इशू भी आ सकता है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। सो ट्राइबल मूवमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज सोशल जस्टिस, तो पहला तो हम देखेंगे प्रॉपर रिहैबिलिटेशन का काम जो है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए कि जितने भी ट्राइबल एरियाज हमारे हैं, यह दो तीन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला हमारे पास क्या है कि माइंस एंड मिनरल्स को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर, एंड दूसरा क्या है यहाँ पर में कि जहां कहीं भी माउंटेनियस या हिली रीजन है तो वहां पर हम देखेंगे वाटर डैम ये सारा चीज जो है इशू हमेशा फोर पे रहा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे डैम वम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो रिहैबिलिटेशन इश्यूज नहीं हो रहे। दूसरा सोशियो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी को लेकर बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। अब इसमें आप नागा को करें, ये सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज क्या है। सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज में देखिए पहला तो ये है कि एक डिमांड चल रहा है कि हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर नागालैंड का फॉर्मेशन, ठीक है ना, जो इंडिया के अंदर है प्लस म्यांमार के कुछ इश्यूज को लेकर के, एक ये हो गया। ठीक है, ग्रेटर जो है आपके पास ये सोशल इशू हो गया। पॉलिटिकल में अगर हम लोग चाहें तो दो पॉइंट्स वहां लिख सकते हैं, जैसे उनका एक डिमांड है कि उनका एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सेपरेट नेशनल फ्लैग, उनका नेशनल फ्लैग होना चाहिए। ठीक है ना, एक सेपरेट कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, करना चाहते हो। इनफैक्ट
जब नागा इशू आया था बिफोर 1947 भी, यानी देश की आजादी से पहले भी, तो हम देखेंगे क्या कि जैसे मतलब कि देश की आजादी के साथ भी हम देखेंगे क्या वहां में फेडरल गवर्नमेंट वगैरह भी बननी शुरू हो गई थी, उनकी आर्मी भी हो गई थी, ठीक है। और फिर जाकर के यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां पर जाकर के अपनी आर्मी को भेजा था और एएफएसपी कानून को भी, लॉ को भी इंप्लीमेंट करवाया था, ठीक है। तो इट इज अ ब्रॉडर सोशियो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का जो है इशू है, दैट इज ऑल्सो एन इशू। अब एक हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी इस पर फोकस करके पूछा जा सकता है कि डू यू थिंक दैट कि जो सोशियो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का डिमांड को लेकर जो मूवमेंट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है वो कितने रेलिवेंट हैं? रीजनलिज्म के नाम पे दिस क्वेश्चन कैन बी ओवर देयर, बट देयर आर सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। हाउ यू कैन थिंक कि हाँ भाई उनका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, यानी कंट्री विद इन कंट्री कैसे हो सकता है, ठीक है। दूसरा, उनका फ्लैग कैसे हो सकता है। ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, ग्रेटर नागालैंड के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कि नागालैंड को भी हम ये म्यांमार को शामिल कर रहे हैं, प्लस इंडिया के कुछ इश्यूज को स्टेट को शामिल कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसके लिए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी। दूसरा क्या है कि हर एक स्टेट की अपनी अपनी ऑटोनॉमी भी है, ठीक है ना। तो अगर हम इंडिया के अंदर भी अगर देखें तो कई स्टेट के अपने अपने लैंड्स हैं, तो वहां भी इंटर स्टेट इश्यूज इमर्ज हो सकते हैं, ठीक है। तो सर्टेन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो कि एड्रेस यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कि ग्रेटर जो सोशियो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के लिए, तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल, ठीक है। तो एक तो ये इशू हो जा रहा है। दूसरा, रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन है। अभी हम देखेंगे जैसे उड़ीसा में अभी हुआ था, उड़ीसा में आपका देखें नियामगिरी का इशू था, बॉक्साइट को लेकर के जो वहां पर में खनन को लेकर हो रहा था। बेसिकली इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जो है आपका क्या है, प्रॉपर्टी राइट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो प्रॉपर्टी राइट है दैट इज ट्रेडिशनली किसके पास, दैट इज विद द ट्राइबल पीपल, ठीक है ना। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करते चले जा रहे हैं। तो वहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, जो ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी राइट का कंसेप्ट था, जिसको हम लोग कम्युनिटी राइट्स के रूप में भी हम लोग देखो समझ सकते हैं, दैट वाज कॉम्प्रोमाइज, ठीक है ना। और नियामगिरी के ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आता है, सो दैट इज टुवर्ड्स द क्या कहते हैं ट्राइबल पीपल। तो ये इशू, तो ये पूरा का पूरा करंट से रेलेवेंट है, जितना भी इसमें इंफॉर्मेशन आप डालेंगे दैट इज अप टू बेस्ड ऑन योर करंट अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद एग्रारियन मूवमेंट अगर हम लोग बात करें तो हम देखें एग्रारियन मूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट आप कहें पूरे इंडिया में जो रिमार्केबल रहा है वो 1967 का वो आपका रहा है कौन सा, नक्सलिज्म, नक्सलबारी मूवमेंट रहा है। ये बेसिकली आर्म्ड पीजेंट मूवमेंट रहा हुआ, आर्म्ड पीजेंट मूवमेंट था, दैट वाज इन 1967। तो दैट वाज एन एग्जांपल दैट यू कैन कोट, वन एग्जांपल, 150 वर्ड्स है, एक एग्जांपल यू कैन कोट, ठीक है। फिर लैंड एक्विजिशन को लेकर इशू रहा, दालमिया सीमेंट के अगेंस्ट में उड़ीसा में जो हुआ था। सोशियो कल्चरल मूवमेंट में अगर हम लोग बात करें तो जहां ट्राइबल जो भी डोमिनेटेड पॉपुलेशन होता है वो जनरली क्या होता है, मिक्सअप करना नहीं चाहते हैं और आउटसाइडर को प्रेफर भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लक्स ऑफ जो आउटसाइडर्स होता है उसकी वजह से झारखंड मूवमेंट को आप देख सकते हैं। इवन झारखंड में अभी भी इशू वो सेटल नहीं हो पाया है, ठीक है ना। और अभी भी आप देखिए झारखंड के एग्जाम्पल को ऐसे भी आप कोट कर सकते हैं कि झारखंड को लेकर के अभी भी कि वहां जितना भी जो गवर्नमेंट सर्विसेज वगैरह है अभी भी यह डिमांड हो रहा है कि लोकल पीपल को दिया जा सके, जो अभी तक नहीं मिल पाया है। और इसके लिए देखेंगे झारखंड में भी अभी लगातार आप देखेंगे कि उनकी पॉलिसी झारखंड गवर्नमेंट की चेंज हो रही है, चाहे लैंड राइट्स को लेकर के हो या गवर्नमेंट सर्विसेज को लेकर के हो, ताकि अधिक से अधिक लोग उनके आ सके। तो झारखंड मूवमेंट यही है कि जो बाहर से इन्फ्लक्स हो रहा था, क्योंकि अभी भी बिहार से लोग ज्यादा जा रहे थे जो वहां के सर्विसेज में थे या प्रॉपर्टी ओन कर रहे थे, ठीक है। वहां के जो नेटिव है, जो एबोरिजिन्स हैं, उनके पास ये राइट नहीं था। स्टिल दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, ठीक है ना, आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेस्ट एक्सप्लॉइटेशन में अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली वी हैव राइट्स लाइक पेशा एक्ट हमारे पास है, हमारे पास फॉरेस्ट एक्ट 2006 का है, जिसमें कि जो कल्चरल जो आइडेंटिटी है और जो ट्राइबल रिसोर्सेस है उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई, बट स्टिल इट इज नॉट वेरी मच इफेक्टिव, ठीक है ना। सो लॉट मोर नीड्स टू बी डन इन दोज प्लेसेस, ठीक है। तो ये एक काम हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ये इशू, ये क्वेश्चन का डिमांड यहीं तक है, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस ट्राइबल मूवमेंट रेज द क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रोमाइज सोशल जस्टिस टुवर्ड्स देम इन लिeu ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो मैंने देखा इतना ही इसका डिमांड है, बट अगर हम इसके साथ चाहें तो एडिशनल कुछ पॉइंट्स हमें लिखना होगा कि व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, ठीक है ना, दैट इज ऑलरेडी इनहेरेंट इनटू दैट। तो एक दो पॉइंट आप वहां लिख सकते हैं कि क्या होना चाहिए। जैसे अगर हम रिहैबिलिटेशन का काम, कहीं डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन को हमें डिस्प्लेस करना होगा, तो पहले से ही हमारे पास क्या होना चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होनी चाहिए कि इनका रिहैबिलिटेशन किस तरीके का होना चाहिए, दैट शुड बी डन प्री हैंड, ठीक है, बिफोर द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके अलावा हम देखें यहाँ पर में कि जैसे एक योजना चली हुई है, ये प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, ये बेसिकली ये योजना क्या है, किसी को पता है इसके बारे में? ये पीएम खनिज क्षेत्र कल्याण योजना क्या है कि कहीं भी अगर उस खनिज का जो भी पैसा अगर आ रहा है तो वहां के ट्राइबल पीपल के वेलफेयर के लिए उसको खर्च किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप क्या करें, उनके सोशल और इकोनॉमिक अपब्रिंगिंग के लिए करें, ठीक है ना, ये काम किया जाना चाहिए। ये अपने पॉइंट्स अपने तरफ से आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके अलावा ट्राइबल कल्चर को हमें प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या है कि ट्राइबल्स के साथ क्या है कि अभी भी उनका जो रिलेशंस है ना वो अपने फॉरेस्ट के साथ बहुत ज्यादा है। हमने माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या किया है, उसको रिकॉग्नाइज किया है,
और उनको मार्केट से कनेक्ट करने की कोशिश भी करी थ्रू ट्राइफेड जो लोकल मार्केट्स होता है इन सभी के थ्रू भी, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, उनके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसमें वैल्यू एडिशन करना चाहिए, एंड वैल्यू एडिशन होना चाहिए किससे, मार्केट ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी प्रोड्यूस को अगर हम लेकर के आ रहे हैं तो व्हाट इज द डिमांड ऑफ द मार्केट, जहां से ट्राइबल प्रोड्यूस को हम लोग डाला जा सके, ये बात समझ पा रहे हैं। तो इस तरह वैल्यू एडिशन इस तरीके से काम को करना चाहिए। तो इतना करके ना आप इस पॉइंट्स को रख सकते हैं, ठीक है ना, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, ठीक है, इस तरीके से पॉइंट को, ठीक है। अदरवाइज आपका फॉरेस्ट एक्सप्लॉइटेशन तक आपने लिख दिया, पेशा एक्ट, फॉरेस्ट जो है ये राइट्स एक्ट 2006 का, इतना लिखने के साथ ही आपका ये काम खत्म हो जाता है। एक दो पॉइंट में आप वे फॉरवर्ड कर दें, काम खत्म। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब ये भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, ये है feminist movements in post-independence India were contesting the deep-seated patriarchy in Indian society rather than merely imitating the Western feminist movement। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछने का पीछे का तर्क ये है कि फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है ये हम क्या कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स जो ये कह रहे हैं कि हम लोग वेस्टर्न मॉडल को ही फॉलो करते चले जा रहे हैं, ठीक है, फेमिनिज्म को लेकर। फेमिनिस्ट मूवमेंट का मतलब क्या है कि जो विमेन के जितने भी इश्यूज हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग रेज कर रहे हैं, ठीक है ना, और उन्हें इक्वल राइट का मतलब है एट पार विद द मेल, चाहे वो एजुकेशन के मैटर में हो, पॉलिटिकल मैटर में हो, हम इक्वल राइट्स उनको इंश्योर करने की कोशिश करें। एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग अ एक्टिव प्रोएक्टिव फेमिनिस्ट मूवमेंट पर्टिकुलरली आफ्टर 1970s, ठीक है ना। हालांकि विमेन मूवमेंट हमारा प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में भी हुआ है, ठीक है, 19th सेंचुरी में देखेंगे, सोशलिस्ट मूवमेंट के दौरान देखेंगे, सावित्री फुले, एंड देयर इज अ लॉट मोर वर्क, ठीक है, जिसको किया गया है रमाबाई के द्वारा भी किया गया है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल जो पहले भी होता रहा, लेकिन हमारा जो फोकस होना चाहिए वो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में होना चाहिए, जो पर्टिकुलरली यू कैन ट्रेस 1970 से आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। और फेमिनिस्ट मूवमेंट का मतलब क्या हो गया कि उनके इक्वल राइट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, चाहे वो राइट्स आपका सोसाइटल हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो, हर जगह उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। अब आइए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभी हम देखते हैं कि फेमिनिस्ट मूवमेंट, ठीक है ना, वेर कंटेस्टिंग द डीप सीटेड पैट्रियार्की इन इंडियन सोसाइटी rather than merely imitating the western feminist movement। तो पहले हमें यह देखना होगा कि एक्चुअली अगर हम डिफरेंस के बारे में बात करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, तो व्हाट एग्जैक्टली इज द बेसिक डिफरेंस, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये हमें पहले देखना पड़ेगा। और फिर हमें बताना पड़ेगा कि जो इंडिया का जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है वो कहीं ज्यादा वाइडर इश्यूज के ऊपर में फोकस करता है, ठीक है ना, और हमारे यहाँ वाइडर इश्यूज हैं जस्ट बिकॉज के हमारे यहाँ जो है कास्ट सिस्टम रहा हुआ है, विमेन पोजीशन को लेकर रहा हुआ है थ्रू आउट द हिस्ट्री। आप एंशिएंट हिस्ट्री में देखिए, मेडिवल हिस्ट्री में देखिएगा, विमेन वर सपोज्ड टू बी सबसर्विएंट टू द मेल। कभी भी ऐसा था ही नहीं सोसाइटी में कि विमेन एंजॉयड इक्वल राइट्स। इवन वी टॉक अबाउट द वैदिक एज जहां उनका पोजीशन अच्छा था, बट दे वर नॉट एट पार विद द मेन, ठीक है ना। देयर आर सर्टेन रेफरेंसेस ऑफ स्कॉलर विमेन्स, ठीक है ना, बट स्टिल दे वर नॉट जो है चेरिस्ड, ठीक है, उनको राइट्स मिला हुआ था। एंड ओवर द टाइम हम देखें उनके कई राइट्स को क्या किया गया, छीन लिया गया, ठीक है। तो देखेंगे क्या कि पूरा का पूरा आप देखिए कि जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हुआ है या 19th सेंचुरी का जिसको रेनेसा कह सकते हैं, वहां पर विमेन के इश्यूज को हाईलाइट किया गया है। आर यू गेटिंग मी, ठीक है ना, दे वर सपोज्ड टू सबसर्विएंट टू द मेल, ठीक है। इवन आफ्टर हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि जेंडर इक्वालिटी के बारे में भी बात करता है, ठीक है ना, कोई जेंडर बायसनेस को प्रमोट नहीं करता है, बट स्टिल हमारे कॉमन साइक में क्या है कि जो पैट्रियार्की है थ्रू द ट्रेडिशंस जिसको हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, दे आर नॉट एंजॉयिंग द इक्वल राइट। सो देयर आर द लॉट्स ऑफ women issues in this society जिसको कि एड्रेस किया जा रहा है थ्रू दिस मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट। आर यू गेटिंग मी, ठीक है ना। तो पहला तो हमें ये करना होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट मतलब कि डिस्टिंक्शंस क्या क्या हैं कि वेस्टर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट में और इंडियन फेमिनिस्ट मूवमेंट में, ठीक है, वो एक देखना है हमें है। क्योंकि आप देखेंगे वेस्टर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट है दैट इज लिमिटेड टू जो है सो राइट टू वोट, सफरेज को लेकर के उनका रहा है, और बहुत बाद में ब्रिटेन में मिला है। जबकि हमारे यहाँ क्या है, वी पीपल आर लकी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इनैक्ट हुआ तो दोनों को इक्वल राइट्स के साथ जो है सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जो है सो हमारा इनैक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर विमेन को, मेन को इक्वल राइट्स दिए गए, राइट टू वोट दोनों को दिया गया। जबकि यूरोप में, खासकर अगर मैं बात करूं ब्रिटेन में, दैट वाज नॉट द केस, इट वाज अ लेटर डेवलपमेंट रादर। आर यू गेटिंग मी। तो सफरेज का एक बहुत बड़ा इशू था, पॉलिटिकल इशू था, बट हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्ट होने के बाद ऐसा नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है डेफिनेटली अपने एक न्यू अवतार में दिखाई देता है, उसका एक अलग ही क्या है अप्रोच है, ठीक है ना, जिसमें कि जो हमारे सोसाइटी के जो वाइडर सोशल इश्यूज है उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। दैट्स इट। आर यू बात समझ पा रहे हैं। अब इसको लेकर जितने भी एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हैं, जस्ट एग्जाम कोट योर एग्जांपल्स, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें तो पहले तो हमने देखा कि एक तो वुमेन का इमांसिपेशन का बात, यहाँ देख ले पॉइंट्स क्या क्या है वो देख लीजिए वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में। तो एक तो हो गया हमारे पास पॉलिटिकल राइट्स को लेकर के, जहां वोटिंग राइट्स। दूसरा अगर हम बात करें कि जो ट्रेडिशनल रोल था
कहां पर में विमेन के को लेकर के वेस्टर्न सोसाइटी में भी, तो उससे उनको बाहर आने के लिए बोला गया कि जैसे कि अभी क्या कहा जाता है, अभी भी हम इंडियन सोसाइटी में भी इसको देखते हैं कि अगर महिला है तो दे आर सपोज टू क्या करना है, अपब्रिंगिंग किसकी, बच्चों की करनी किसकी जिम्मेदारी है, महिलाओं की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। दूसरा है इसकी वजह से क्या उनकी अपनी आइडेंटिटी नहीं आ पाती है। तो यूरोप में हम देखते क्या है या वेस्टर्न वर्ल्ड में हम देखते क्या है कि ये जो है आपका जो ट्रेडिशनल रोल है उसको बाहर निकालने की कोशिश की गई है और उनको अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करने की कोशिश वहां पे की गई है। एंड जेंडर बेस्ड जो स्टीरियोटाइप्स है उसको खत्म करने की कोशिश की, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि यूरोप में अगर बात करें या वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो एक तो हम देखें उनके पॉलिटिकल राइट्स को लेकर के, और दूसरा उनके इंपावरमेंट के साथ साथ उनकी आइडेंटिटी के ऊपर भी ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। अब इंडिया में देखें तो वाइडर इश्यूज क्या क्या आते हैं, तो एक तो देखें कि हमारे पास हो गया कि हमारे पास वुमेन का सफरेज का राइट ही नहीं, इशू ही नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही हमारे पास आ जाता है। उसके देखेंगे कि हमारे यहाँ कास्ट बेस्ड फेमिनिज्म भी को लेके भी चला। कास्ट बेस्ड का मतलब क्या है, एक तो हमारे यहाँ कास्टिज्म की वजह से लोअर कास्ट और अपर कास्ट का कॉन्सेप्ट रहा, इसमें भी पर्टिकुलर अगर हम बात करें वुमेन को लेकर के, ठीक है, तो एक तो कास्ट का दंश झेल रही है, ठीक है ना, और साथ ही साथ वुमेन होने का भी इशू उसके साथ चल रहा है, ठीक है। तो उसकी कंडीशन जो है ऑलमोस्ट जो है वो एनिमल्स के जैसा कुछ होने लगा, तो इसको लेकर भी मूवमेंट्स आगे चलने लगे और उनके राइट्स को लेकर के बात हुआ। तो एक तो ये हो गया। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, ये है आपके पास जगमती सांगवान का, सी इज अ वॉलीबॉल प्लेयर, ठीक है ना, और ये भारत को एशियन वॉलीबॉल में या वर्ल्ड वॉलीबॉल वाले में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मिला था, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। तो जगमती सांगवान है, सी बिलोंग्स टू हरियाणा। तो इन्होंने जो है सो खाप पंचायत को लेकर, जो कि जो बिल्कुल पैट्रियार्की बेस्ड है, जहां पर मैं केवल और केवल जो मेल मेंबर्स हैं वो डिसीजंस लेते हैं सबके लिए, ठीक है ना, तो इसके अगेंस्ट भी इन्होंने शुरू किया था। फीमेल फिटिसाइड्स को लेकर के भी चल रहा है कि वुमेन्स आर नॉट चेरिस्ड, ठीक है। दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, जैसे एंटी अरक मूवमेंट है। ये एंटी अरक मूवमेंट क्या है, किसी ने सुना है क्या? एंटी अरक मूवमेंट दैट इज इन आंध्र प्रदेश, जो कि अल्कोहल को लेकर के किया गया था, ठीक है, और जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। तो एंटी अरक मूवमेंट भी चलाया गया कि जो मेल मेंबर्स हैं जो अल्कोहल वगैरह का इंटेक करते हैं उनके अगेंस्ट में ये किया जाए, मूवमेंट को स्टार्ट किया। तो ये एंटी अरक मूवमेंट किया गया। फिर उसके देखें अगेंस्ट रेप का मूवमेंट, जो अभी बहुत बार चला था आपका, निर्भया जो मूवमेंट चला था, निर्भया मूवमेंट, ठीक है ना। अगेंस्ट डॉरी ये मूवमेंट भी चला। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जितने भी एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर कोट करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है, डिफरेंट इश्यूज ऑफ द सोसाइटी है दैट इज रिलेटेड टू द वुमेन, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस का हो गया, ठीक है ना, उनके जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ एल्कोहल का इशू हो गया, रेप का इशू हो गया, उनके राइट्स को लेकर के इश्यूज हो गए, ठीक है, उनके एम्पावरमेंट को लेकर हो गया, इवन एजुकेशन को लेकर, यानी कि डिफरेंट डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश की गई इस फेमिनिस्ट मूवमेंट के अंदर, ठीक है ना। सो दिस इज द वाइडर इश्यूज जिसको एड्रेस किया गया, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, मी टू जो मूवमेंट है इसके बारे में एक चीज और जान लीजिए, ये मी टू मूवमेंट वेस्टर्न मॉडल पे आया हुआ है, ठीक है ना, है यहाँ पर में। लेकिन अगर हम देखें तो अक्रॉस द हिस्ट्री अगर बात करें, एंशिएंट इंडिया में भी, मेडिवल इंडिया में भी, इवन आर्किटेक्चर्स वगैरह में भी आपको दिखाई देगा कि विमेन वर सपोज टू बी समथिंग या समवन जो कि दैट वाज एन इंस्ट्रूमेंट और टूल ऑफ एंजॉयमेंट, ठीक है, इस तरीके का रहा है। तो उनके अगेंस्ट में जो सेक्सुअल इश्यूज आते रहे, ये पहले से हमारी सोसाइटी में, एंशिएंट पीरियड में, मेडिवल पीरियड में, इवन मॉडर्न में भी बहुत ज्यादा रहा है। तो मी टू जो आपका मूवमेंट है डेफिनेटली एक एक्सटेंशन कंसीडर कर सकते हैं वेस्टर्न मूवमेंट का, बट दैट इज एड्रेसिंग प्योरली टू एन इंडियन इशू दैट रिलेटेड टू द वुमेन, ठीक है ना, दैट इज ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। Now, discuss the multifaceted transformation of student movements. Mind each and every word. Discuss the, I would like to have your insight also on this question. Discuss the multifaceted transformation of student movements in post-independent India, highlighting their evolution from idealistic activism to pragmatic policy advocacy. Elaborate on the pivotal role of student movement in shaping Indian politics and fostering democratic governance. तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं यहाँ पे। पहला तो ये है कि किस तरीके से जो स्टूडेंट का मूवमेंट चल रहा है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें कहां से दिखाई दे रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिख रहा है कि जो एक आइडियलिस्टिक एक्टिविज्म हुआ करता था दैट इज टुवर्ड्स प्रैग्मेटिक पॉलिसी एडवोकेसी की जा रही है, ठीक है। और ये जो मूवमेंट चल रहा है दैट शेप द इंडियन पॉलिटिक्स एंड ऑल्सो फोस्टरिंग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ठीक है। 150 वर्ड्स मान ली, ठीक है। नाउ माय कंसर्न फॉर यू कि वेयर यू फाउंड ट्रांसफॉर्मेशन, वेयर यू फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड एस्पेक्ट कि आइडियलिस्टिक एक्टिविज्म इन रिगार्ड्स टू द स्टूडेंट या यूथ एक्टिविटी की अगर हम लोग बोल रहे हैं, ये कहां आपको दिखता है, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियलिस्टिक एक्टिविज्म?
how you see this idealistic activism. Until you are aware of this term idealistic activism, then only you would address this question. Idealistic activism to pragmatic policy advocacy. That is easy to write. Okay, pragmatic policy advocacy is nothing to worry about. But what do you mean by idealistic activism? At least 1, 2, 3 lines is compulsory to quote about this. What do you mean by this idealistic activism? Like what? To where it is idealism, idealistic activism. How you can say it idealistic activism? Universal ideal principles that you can find, that you can trace even in pre-independence India. ठीक है ना, जब self sacrifice and everything you people are found, ठीक है ना, कि आप देखेंगे self sacrifice हो रहा है for the cause of the nation, ठीक है ना, बात समझ पा रहे हैं? तो there is idealism over there, ठीक है ना, for the sake of the country, motherhood, motherland, इन सभी के लिए, ठीक है ना, for our country. So that is called the idealistic state, ठीक है ना, idealism was there, ठीक है. बट हम देखेंगे क्या कि इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया दिस आइडियलिज्म ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रैग्मेटिक पॉलिसी एडवोकेसी, ठीक है ना. इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है. डिफरेंट एग्जांपल्स में आप करेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करें कि जैसे आपने कहा कि लिंग्विस्टिक इशू था, तो ये जस्ट टू सेफगार्ड योर लिंग्विस्टिक इंटरेस्ट, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक स्टेट, दैट इज समथिंग कि जो कि आपका प्रैग्मेटिक पॉलिसी है कि हाँ हमारा अगर है दैट इज आवर राइट, ठीक है ना, हमारा मदर टंग है या कुछ भी तो हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है. इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा यहाँ पर में कि जैसे लैंग्वेज का इशू हो गया. दूसरा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में तो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज को भी बहुत ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की गई. अभी देखिए कई मूवमेंट चला है, जैसे एक मूवमेंट चला था कि अगर कहीं भी करप्शन का इशू है, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है आपके पास नवनिर्माण मूवमेंट का जो कि गुजरात का था. तो जो हॉस्टल का मेसेस होता है ना, उसके फूड के प्राइसेस जो है वो फीस जो है वो काफी हाई कर दिया गया था. तो दैट वाज समहाउ रिलेटेड टू योर करप्शन, ठीक है ना, कि इतना नहीं होना चाहिए. तो दिस वाज आल्सो रेज्ड बाय द स्टूडेंट मूवमेंट का ये दैट वाज अ पार्ट, ठीक है. इस पॉलिटिकल मूवमेंट में अगर हम लोग बात करें तो जेपी मूवमेंट हमारा है. तो जेपी मूवमेंट क्या चाह रहा है कि एक पॉलिटिकल चेंज ही चाह रहा है, ठीक है ना, जस्ट पॉलिटिकल चेंज. और उसके पीछे कहीं ना कहीं अगर बात करें तो दैट वाज करप्शन, क्योंकि आप देखेंगे कि उस समय इसको हाईलाइट किया गया था जेपी मूवमेंट के समय कि जो ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, जो हमने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा कि किस तरह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री सिस्टम को या पार्लियामेंट्री जो सॉवरेनिटी है उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी, उसकी सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी, जबकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है. यानी कि कई ऐसे प्रोविजन किए जा रहे थे जो कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन कर रहे थे. यानी कि गवर्नमेंट वाज ट्राइंग थ्रू द पार्लियामेंट कि पावर अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट करे, ठीक है ना. और किसी ना किसी तरीके से ये जो देखेंगे कि जो पावर है दैट शुड बी कॉन्सेंट्रेट इन वन हैंड. तो कहीं ना कहीं करप्शन का एलिमेंट दिखाई दे रहा था, ठीक है. तो इसको काउंटर करने के लिए जेपी मूवमेंट आया, जो कि एक सोशलिस्ट मूवमेंट था, ठीक है ना, और एक पूरा पॉलिटिकल चेंज की बात कर रहा था. सो अगेन दिस इज सम प्रैग्मेटिक इशू, ठीक है, बात समझ में आ रही है. नाउ उसके बाद कहें कि जेपी मूवमेंट को ही लेके देखेंगे तो जो आई मीन स्ट्रेंथ ऑफ जो यूथ्स है उसको रिकॉग्नाइज किया गया. और देखिए उसके बाद से बहुत रैपिडली कई पॉलिटिकल विंग्स हैं उनके अपने स्टूडेंट यूनियन बनने शुरू कर दिए हो गए, जैसे कि ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है उसका निर्माण भी होता है, AISF का निर्माण होता है, जो कि यूनिवर्सिटी में क्या करेगा, स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना. सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट, ठीक है. इसके अलावा रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे अभी इश्यूज और भी रेज किए गए हैं, ठीक है, जैसे कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेकर के एंटी जो है के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुआ था. 2006 एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट भी हुआ था. नेट क्वालिफाइड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो अभी उनको स्कॉलरशिप मिल रहा था उस रिसर्च स्कॉलरशिप को कम करने की बात की गई थी. तो इन सभी के सपोर्ट में हम देखते क्या है कि आपके जो है सो स्टूडेंट का वो जो है सो वॉइसेस रेज किए जाना है, स्टूडेंट मूवमेंट के थ्रू वॉइसेस रेज किया गया. और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि अभी बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट होगा लिखना, जैसे कि आपने देखा CAA मूवमेंट हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, NRC, ठीक है. इन सभी के अगेंस्ट में भी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे, स्टूडेंट यूनियन काफी ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना. मंडल कमीशन का इशू आप ले सकते हैं, उस वक्त भी 1990 में भी मंडल कमीशन का इशू भी था. तो दीज पॉइंट्स कैन बी, जो भी आपके दिमाग में आता है यू पीपल कैन राइट, ठीक है. हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते. क्यों कंट्रोवर्सी है, हमें कंट्रोवर्सी, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट कहां लिख रहे हैं, वेयर आई एम राइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. अगर सिटीजनशिप को लेकर के अगर हमें लगता है कि देयर इज समथिंग, ठीक है, रॉन्ग, तो व्हाई वी शुड नो गो इनटू दैट. हम तो जा सकते हैं, हम तो गवर्नमेंट के लिए कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, बट उस समय एक्टिव जो है रोल है वो किसका, स्टूडेंट्स का दिख रहा है, ठीक है ना, कि हाँ ये चल रहा था, तभी तो हमारे पास एक्सप्लेनेशन भी आने शुरू हो गए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के, ठीक है.
और गेटिंग मी? तो उस समय मूवमेंट देख लीजिए, किसी भी इशू को लिख लीजिए, अगर आपको लगता है तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, लेकिन लिखने में कोई इसमें कोई परेशानी नहीं, बिकॉज यू नो वेर गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है ना। इट वाज जस्ट अ मूवमेंट दैट यू आर पुटिंग और स्टूडेंट्स वर पार्टिसिपेटिंग इनटू दैट, ठीक है ना, ओवर द इशू ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। बट यू कैन राइट for the cause, not support, लिखिए for the cause of agriculture, एग्रीकल्चरिस्ट, पीजेंट्स, वर्ड बी सेलेक्टिव विथ योर वर्ड्स, शब्दों का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज नुक्ता का हेर फेर खुदा को जुदा करता है, ये बातें ध्यान में रखने का हमेशा, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। बी वेरी सेलेक्टिव विथ योर वर्ड्स, वट एवर यूर राइटिंग, शब्दों का चयन बहुत अच्छा सा होना चाहिए। हाँ, तो आप इसको महाराष्ट्र के अंदर ही दिखाएंगे, महाराष्ट्र, मराठा आरक्षण इन महाराष्ट्र, ठीक है ना। रिजर्वेशन इशू पूरे पूरे कंट्री में रिजर्वेशन इशू को लेकर हुआ है। वीपी जो हमने मंडल कमीशन के बारे में बोला, दैट वाज अगेंस्ट द रिजर्वेशन, जब 27% रिजर्वेशन वाज ग्रांटेड टू द ओबीसीज, ठीक है ना, उसको लेकर के हुआ था। तो अब कहीं भी जो भी सरकार पॉलिसी लेकर के आ रही है उसके अगेंस्ट में ही तो मूवमेंट हो रहा है हमारे पास। नहीं, ये मत लिखिएगा, ठीक है, ये आंदोलन मत लिखिएगा, ठीक है। नाउ अब इनका कैसे ये रोल प्ले कर रहे हैं इसके अंदर, व्हाट आई से इंडियन पॉलिटिक्स एंड फोस्टरिंग में, तो ये आप देखेंगे कि एक क्रिटिकल जो बेंट ऑफ माइंड है या क्रिटिकल थिंकिंग है उसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद स्टैंड अगेंस्ट जो है, जो भी सोशल जस्टिस को लेकर ये इशू खड़े हो जाते हैं, जैसे कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट ये है रोहित वेमुला मूवमेंट का। ये बेसिकली हैदराबाद यूनिवर्सिटी में थे, ही वाज फ्रॉम अ बैकवर्ड कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट, तो इसके साथ 5 स्टूडेंट्स को भी क्या रेस्ट्रिगेट कर दिया गया था, ठीक है ना। तो इसके लिए यानी कि दिस वाज अ इशू ऑफ व्हाट आई कैन से सोशल जस्टिस का एक इशू है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को लेकर के हम देखेंगे, एंटी करप्शन मूवमेंट जब चला था, अन्ना हजारे का मूवमेंट, जिसकी आपने देखा है कि बहुत सारे लोग सीएम भी बन गए, ठीक है। तो उस मूवमेंट में भी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रोल किया था ऑन द इशू ऑफ, देखिए कभी भी मूवमेंट को मतलब जस्टिफाई नहीं करना है, बट इशू वाज कैन बी जस्टिफाइड। करप्शन का इशू था, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है एज अ यूथ की करप्ट नहीं होना चाहिए हमारा नेशन, हमारा सिस्टम करप्ट नहीं होना चाहिए। तो वी वेर waging a fight or a struggle for a noble cause and that was corruption, ठीक है। तो ये हम हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके प्रोटेस्ट फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, उसके अंदर हम ये इसको कोट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि आजकल एक चीज और भी हो गया है कि कुछ भी होता है, किसी तरीके की आवाज उठानी होती है तो हम लोग सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और अपने फेसबुक पोस्ट पे कमेंट कर वो पोस्ट कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे लिख देते हैं, इवन जो व्हाट्सएप में भी ग्रुप्स होते हैं उसके ऊपर भी हम लिख करके उसको डिसेमिनेट करते हैं। तो आजकल ये जो एक्टिविज्म है जो आप देखेंगे, ठीक है ना, जो कि आपका ये स्टूडेंट का मूवमेंट का है, दैट इज आल्सो अपीयरिंग ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। और गेटिंग मी? तो इसको भी आप लिख सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन कंक्लूड दिस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा जितना भी करंट जितने भी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं ना, बट उसको कीजिए कि क्यों, अगर ये मूवमेंट हुआ तो क्यों हुआ था, व्हाट वाज द रीजन, ठीक है, ये जरूर लिखिएगा, ठीक है। briefly describe the major domains in which लाल बहादुर शास्त्री made contribution during the post independence era, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है, कुछ भी करना नहीं है, लेकिन हाँ इसको लिखने का तरीका कुछ बताइए कि कैसे लिखेंगे। इसमें पॉइंट्स आप लिख लेंगे, ठीक है, सारी बातें लिख दें, लेकिन कैसे अटेम्प्ट कैसे करेंगे, आई जस्ट वांट द अप्रोच, कैसे करना चाहिए, कि कैसे इसमें ये बहुत जनरलिस्टिक है, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपके और का कंसेप्ट तो है नहीं। हाँ, तो अब आपको लिखना है तो इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे ताकि हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल सके, अप्रोच क्या होगा। एग्जैक्टली ये काम कर सकते हैं हम लोग हैं कि हम एक क्या कहते हैं ब्रॉडर कैटेगरी बना लेते हैं कि व्हाट ही हैड डन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है ना, फॉर सोल्जर्स। एक कॉमन स्लोगन जय जवान जय किसान, ठीक है ना। बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अंडरस्टैंडिंग थी जो हमने पहले भी इकोनॉमिक हिस्ट्री में बात किया था, वो क्या था कि अगर कोई अभी भी इंडियन सोसाइटी में अभी भी है कि अगर कोई सिपाही है तो वो एक फार्मर भी है, ठीक है ना। तो जय जवान जय किसान, और उनका बिलीव क्या था कि हमारे 2 पिलर्स हैं, एक तो है खाना खिलाने के लिए दैट इज किसान, और दूसरा हमें प्रोटेक्ट करने दैट इज आवर जवान। और ये जय जवान जय किसान भी एक ही है, ये कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो जय जवान जय किसान, इनका मतलब क्या हो गया कि आर्मी के डेवलप के को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं और एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव बनाने की बात कर रहे हैं। जय जवान जय किसान का ये हो गया। दूसरा फॉरेन पॉलिसी में तास्कन, ठीक है, ये लिख सकते हैं, मतलब एग्जांपल्स को पुलिस रिफॉर्म्स में कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि यहां पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि व्हेन ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, ही वाज आल्सो इन द कैपेसिटी ऑफ होम मिनिस्टर आल्सो, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ही आल्सो डन समथिंग फॉर द लॉ एंड ऑर्डर थ्रू पुलिस रिफॉर्म्स, ठीक है ना, ये भी करने की कोशिश करिए, तो वो भी आप लिख सकते हैं यहां पर में। फिर पुअर के लिए क्या करना चाहिए, और अच्छा ये जो है फॉरेन पॉलिसी में आप दोनों लिखिए, श्री माओवाव शास्त्री जो है पैक्ट हो गया और तास्कन डिक्लेरेशन हो गया।
सोशल इशू में आप हाउसिंग फॉर द पुअर्स के लिए लिख सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले में लिख सकते हैं जय जवान जय किसान से। ग्रीन रेवोल्यूशन के समय में ही जो है सो ये होता है। व्हाइट रेवोल्यूशन को लेकर भी इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था, तो ये सब इनके हो सकते हैं, ठीक है ना। एंड लैंग्वेज को लेकर भी शास्त्रीय फॉर्मूला जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है वो आप लिख सकते हैं। सो द डिफरेंट एस्पेक्ट यू पीपल कैन कवर, ठीक है। लेकिन हाँ यही कीजिएगा, एक कैटेगरी बना लीजिएगा कि व्हाट ही हैड डन इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लैंग्वेज के लिए, लिंग्विस्टिक के लिए। दूसरा जो है सो क्या क्या सोसाइटी में क्या किया, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से क्या किया, इकोनॉमी में जाकर क्या फर्दर कर लीजिएगा, एग्रीकल्चर के लिए क्या किया, सोल्जर्स के लिए क्या किया, फॉरेन पॉलिसी में क्या किया। इतना कर देंगे तो अपना काम हो जाता है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ करने का है नहीं। नाउ अगेन देयर इज अ गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, ठीक है ना, मूवमेंट्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, elaborate on challenges these movements face and potential future strategies to strengthen their effectiveness, ठीक है ना। पहला क्या करना है कि एवोल्यूशन आपको ट्रेस करना है कि जो आपके पास इन्वायरमेंटल मूवमेंट हो रहा है, यानी कि इन्वायरमेंटल जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जो एक्टिविस्ट हैं, एक्टिविज्म है, वो इंडिया में कब आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, कहां से दिख रहा है। तो यू कैन स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स, ठीक है। देन चैलेंजेस, क्या क्या फेस हो रहे हैं कि इन्वायरमेंट को लेकर के कोई काम किया जा रहा है तो चुनौतियां क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है ना, फेस। एंड देन आपके पास क्या फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ताकि हम इन्वायरमेंटल इश्यूज को क्या कर सकें, उसको लेके आगे मूव कर सकें, ठीक है। तो अब यहां अगर हम देखें तो पहले तो हमें देखना होगा कि जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जस्ट टू प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व यही करना है, ठीक है, प्रोटेक्ट करना है और रेस्टोर करना है, ठीक है। ये 3 इसके एलिमेंट है, ये आपको बताना है कि दिस इज हाउ व्हाई इन्वायरमेंटल मूवमेंट केम इनटू बी। और इसकी शुरुआत हम देखेंगे जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, आपको दिखता है 1960s और 70s से ही आपको दिखना शुरू हो जाता है। 60s में तो क्या क्या है, तो 60 में आप देखेंगे हिमालयन जितने भी जो ट्री थे उसके अगेंस्ट जो इलीगल फेलिंग की जा रही थी, कटिंग की जा रही थी, तो उसको लेकर चिपको मूवमेंट शुरू हुआ, ठीक है। 1960 से आप शुरू करें, हिमालयन जो भी आपके पास जो है आप फॉरेस्ट, उनको प्रोटेक्शन के लिए उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट शुरू किया गया था, ठीक है, ठीक है। और दे वांटेड टू हैव सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। उसके अलावा हम देखेंगे कि 1970 और 80s में डेवलपमेंट के नाम पर में जो भी डैम्स वगैरह बनाए जा रहे थे, ठीक है ना, एंटी टेहरी डैम मूवमेंट, जो कि वहां पर एनवायरमेंट को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा था। अभी भी इसके ऊपर डिस्कशन होता रहता है कि क्या टेहरी डैम बनाया जाना इट्स एनवायरमेंटल जो है सो मतलब कि काइंड ऑफ फेलियर था या इल कंसीव था। तो ये इसको भी आप लिख सकते हैं। तीसरा, नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो मेधा पाटेकर का था, यू कैन ऑल्सो हाईलाइट इट, ठीक है। उसके बाद आप लिखें यूथ लेड जो मूवमेंट्स हैं, ये भी आप देखेंगे ये 21st सेंचुरी में। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर जो अभी ये ग्रेटा थनबर्ग का जो रहा है, अभी भी हाल की जो नोबेल प्राइज विनर भी है जो लड़की आइसलैंड की, ठीक है, उसके उस इश्यूज को भी आप यहाँ हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया, चैलेंजेस क्या क्या है। तो सबसे बड़ा चैलेंजेस ये होता है कि पॉलिटिकल जो है विल हमें देखने को मिलता नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है। तो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल दिखेगा। फिर उसके बाद देखेंगे क्या कि एक तरह का लॉबिंग दिखती है, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट एंड लॉबिंग, ठीक है ना, ये आप देखिएगा इन्वायरमेंटल के इशू को लेकर के हमेशा दिखेगा, ठीक है। अब इसको अभी जैसे आपके पास दिमाग में कई बातें हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे पॉस्को का एग्जांपल ले लिया गया। अब सीआरजेड को, कोस्टल रेगुलेशन जोन को भी देखिए, 1, 2 एंड 3, धीरे धीरे जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है हम टुवर्ड्स द सी होते चले जा रहे हैं, ठीक है। अभी आपने सीआरजेड में भी, सीआरजेड को भी आप एग्जाम्पल को यहाँ कोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि जो भी होटेलियर्स हैं, जो भी होटल इंडस्ट्री में जो लोग हैं, ठीक है ना, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, दे आर कमिंग टुवर्ड्स द सी, जो कि दैट इज नॉट आज पर द इन्वायरमेंट, ठीक है, बट रेगुलेशन हमारे यहाँ बनता चला जा रहा है, ठीक है। तो इसको लेकर भी डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट को लेकर के, ठीक है ना। तो ये एक इशू होता है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट जो है हमारे पास, ठीक है ना, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स होता है हमारे पास, दिस इज अनदर एस्पेक्ट, ठीक है ना। और जो भी लॉ इन रिगार्ड टू इन्वायरमेंट बनाया जा रहा है बहुत स्ट्रिक्टली या हम कहें कि इफेक्टिवली उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना, दैट इज नॉट बीइंग इंप्लीमेंटेड। अब छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। अभी आप में से कई लोग क्या होता है कि अपने वीकेंड्स पे कहीं चले गए आसपास में, जिम कॉर्बेट चले गए घूमने के लिए, ठीक है ना। अब चाहे कि हॉर्न नहीं ब्लो करना चाहिए, आप हॉर्न आराम से बजाते हुए जा रहे हैं, ठीक है। क्या है, आप कहीं ना कहीं लॉ तो बना हुआ है कि यू शुड नॉट ब्लो योर हॉर्न, बट आप पूरा आराम से उनको परेशान करते हुए जा रहे हैं। चिप्स, अंकल चिप्स खाया और आपने उसके पन्नियों को उड़ाता हुआ फेंक दिया, पतंग उड़ रहा है, ठीक है। गाड़ी से हाफ विंडो खोला और ऐसे छोड़ दिया, वो आराम से उड़ता हुआ जा रहे हैं, ठीक है ना। ये नो प्लास्टिक यूजेस बट स्टिल दीज आर बीइंग यूज्ड। तो जो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं इन सभी को कोट कीजिए। पेंटिंग देखिए, आप चले जाइए कभी हिल स्टेशन पे, मैं और तुम की कहानी आपको पत्थरों पे दिखाई देगी, ठीक है, देखा होगा कभी।
हाँ, जिस तरह यहाँ गार्डन वार्डन में देखो हार्ट बना करके उसके अंदर एरो लगा करके मैं और तुम की कहानी होती है, वैसे पहाड़ों पे भी है अजर और अमर। जब तक लैंडस्लाइड नहीं होगा तब तक वो वैसे ही अमर रहेगा। आर यू गेटिंग मी? तो इस टाइप के इश्यूज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यू पीपल कैन राइट इट, ठीक है। लिमिटेड जो है इन्फोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंटल लॉज, ठीक है। और कई लोग जो होते हैं क्या है, रेसिस्टेंस टू चेंज, बदलना नहीं चाहते हैं, पटाखा चलाना ही चलाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखा मत चलाओ, कहीं नहीं चलाएंगे, तो कहा ठीक है ग्रीन पटाखा चलाओ, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट भी क्या करे बेचारा, ठीक है ना, माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब उन्होंने देखा, उसके बावजूद भी देखिए अभी शादी में तो छोड़ दीजिए, चलिए एक बार दिवाली नहीं दिवाला होना है, ठीक है। लेकिन दिवाली में तो जम करके दिवाली निकलती है पूरा का पूरा, मतलब सांस लेना दोभर हो जाएगा आपको दिल्ली एनसीआर में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यही था ना कि नो क्रैकर्स, ठीक है ना। चलो क्रैकर्स में चलो इतनी आजादी दे दें कि दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कल्चर, तो ग्रीन क्रैकर्स, ठीक है ना। आप तो पूरा जमकर क्रैकिंग होती है, ठीक है। सो ये तो रेसिस्टेंस टू चेंज, हम बदलेंगे नहीं, ठीक है ना। कोई बात नहीं, सांस हम ही को अकेले लेना है, इन सबको लेना है, हम तो चलाएंगे, दिक्कत इनको भी हो रही है। तो ये सोचेंगे भाई ये भी चला रहे हैं तो हम क्यों ना चलाएं, इनको भी लेना है। तो लोग सब मिल करके इतना पटाखा चलाओ कि कोई भी सांस ना ले। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस टू चेंज, ठीक है। और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए हमारे पास, टेक्नोलॉजी तो हमेशा इंटीग्रेट कीजिए, यूथ एंगेजमेंट एंड एजुकेशन दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस का पार्ट होना चाहिए, लीगल एडवोकेसी एंड एनफोर्समेंट, यानी कि एनवायरमेंटल लॉ को लेकर के जो कुछ भी लॉज बनाए गए हैं, ठीक है ना, उसको आप क्या करें, डिसिमिनेट करना शुरू करें। बिहेवियरल चेंज होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा पहले तो आपको सेंसिटिव बना दिया जाए एनवायरमेंट को लेकर के, ठीक है ना। बात समझ पा रहे हैं? एनवायरमेंट का इशू अभी भी देखिए, वाटर क्राइसिस देख रहे हैं, पीने का पानी खत्म होता चला जा रहा है, ठीक है। ये कहा गया कि आप देखिए इवन दिल्ली के अंदर आप देखिए कि पानी कोई भी बोरिंग नहीं करेगा, आप जाइए घर घर बोरिंग आपको मिलेगा, जो भी इलीगल कॉलोनीज बनी पड़ी हुई है, ठीक है। वाटर सप्लाई आएगा तो आपको टाइम पे पानी लेना है, कहीं भी जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने घर में टाइम पे रहिए, नहीं तो पानी आपको मिलेगा नहीं। लेकिन इलीगल बोरिंग का काम हो रहा है, ठीक है। इलीगल जितने भी देखेंगे कॉलोनीज यानी कि हैबिटेशन को डेवलप किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन के नाम पे देखिए ग्रीन पर्दा डाल करके पूरी तोड़ फोड़ की जा रही है, ठीक है ना, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके। सो दीज आर सर्टेन इश्यूज, ठीक है ना। अभी आप देखेंगे जब पार्लियामेंट का बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा था उस समय भी एनवायरमेंटलिस्ट बहुत ज्यादा आगे आ रहे थे, ठीक है। तो यू कैन कोट सर्टेन प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स आपको दिख रहा है एसोसिएट, वाटर का क्राइसिस है, हर किसी को लगता है वाटर क्राइसिस है ना। आज आप देखिए वाटर को लेकर के आपका वाटर इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो गया कि ड्रिंक पोर्टेबल वाटर को तो छोड़ दीजिए, एग्रीकल्चर के लिए वाटर नहीं मिल रहा है, और जो मिल रहा है वो विथ हेवी मेटल्स के साथ मिल रहा है, लेड आर्सेनिक सब उसके साथ मिला हुआ है, और उसी की उपज आप खा रहे हैं, ठीक है। नतीजा क्या है, आपके पास हेल्थ इश्यूज आता चला जा रहा है। तो इन सबको भी आप कोट कीजिए, ठीक है ना, दैट विल बी अप्रिशिएटेड। लेकिन हाँ, बेसिक्स लिखने के बाद, ठीक है ना, कि कुछ एडिशनल पॉइंट्स एक पॉइंट में लिखिए, ऐसा नहीं कि पूरा कॉपी उसी से भर डालिए, ठीक है। जो बेसिक्स है वो टेक्नोलॉजी और वो एनवायरमेंटल इश्यूज अवेयरनेस ये सब तो होना ही होना चाहिए, ये गवर्नमेंट को करना ही करना है। इसके अलावा जहां भी आपको लगता है कि कुछ अगर लूप होल्स है तो उसको प्लग करने की भी बात की, ठीक है। नाउ अब क्या है कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, कल भी हम लोग शायद बात कर रहे थे, उसी पे बेस ये क्वेश्चन भी है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हर्डल विथ मेनी स्टम्बलिंग ब्लॉक इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन प्रिंसली स्टेट्स का, पॉवर्टी, रिसोर्स क्रंच, comment also moot on ways which led India to came over these intricacies, ठीक है ना। तो पहले ये बताना है कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास इश्यूज क्या क्या थे। तो प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन का इशू था, पॉवर्टी वाज अ इशू, ठीक है ना, रिसोर्स के क्रंचेस भी हमारे पास थे। तो पहले इसको हमें क्या करना है, इसको हाईलाइट करना है, ठीक है ना। सो पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में इन इश्यूज को लेकर के अपना इंट्रो बिल्ड करेंगे, ठीक है। देन स्टम्बलिंग ब्लॉक्स क्या क्या है, उन स्टम्बलिंग ब्लॉक्स की चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है ना। स्टम्बलिंग ब्लॉक्स में तो आप सब लिख लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में 3 मेजर इशू हैं जो लिखना, बेसिकली जो प्रॉब्लम था हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर का, उसी का बस एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को आप लिखेंगे, ठीक है ना, वन एस्पेक्ट। देन लिंग्विस्टिक इश्यूज था ही, जिसकी वजह से धर कमीशन, ठीक है ना, जो है इसके धर कमीशन, ठीक है। देन जेबीपी कमेटी, एंड देन आपका कौन सा कमीशन, फजल अली कमीशन। सो यू हैव टू राइट अबाउट फजल अली कमीशन, ठीक है ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में, वो इशू लिखना है। कॉम्युनल राइट्स भी आपके पास होते चले जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हुआ, एग्जाम्पल कोट कर दीजिए नोआखली का इशू जो है, नोआखली वाला, ठीक है। फिर रिफ्यूजी क्राइसिस, पार्टीशन के बाद से रिफ्यूजी का इशू होता रहा, लोग आते जाते रहे, कई लोग जो पाकिस्तान से इंडिया में आए उनको फिर सेटल करने का काम, इवन दिल्ली में भी अब देखिए जो सबर्ब्स हैं वहाँ कई जगह रिफ्यूजी कैंप्स बनाए थे और उनको परमानेंट रेसिडेंस भी दिया गया, रिफ्यूजी का इशू। और अभी भी देखिए, अभी भी रिफ्यूजी के इशू में आप देखेंगे तो एक इशू है, वो है चकमा इशू, चकमा जो म्यांमार से अभी आ रहे हैं जो मुस्लिम, उस चकमा करेंगे, रोहिंग्याज, आई एम सॉरी, रोहिंग्याज इशू, ठीक है ना, रोहिंग्याज इशू, चकमा का इशू है, दैट इज फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका जो है रोहिंग्याज इशू, अभी भी वो इशू चल रहा है, दैट इज फ्रॉम म्यांमार।
इसको आप कोट कर सकते हैं, ठीक है ना। देन वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे पास बिलो पॉवर्टी लाइन 70% ज्यादा आबादी थी, नीचे थी, ठीक है ना, खाने के लिए मुश्किल था, ठीक है, तो बहुत सारा काम करना था। 70%, ओवर 70% पीपल वेर जो है बिलो पॉवर्टी लाइन। इलिटरेसी का रेट दैट वाज ओनली 12%, लिटरेसी कितनी थी, मात्र 12%। और इलिटरेट लोग जो है वो हमारे पास 88% लोग हैं, इलिटरेट वंस, ठीक है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं था। यही कारण कि फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान बना था दैट वाज फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर, जो सेकंड 5 ईयर प्लान दैट वाज फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर इशू था, फिर इंडस्ट्रियल इशू था, फूड शॉर्टेज भी था हमारे पास। और फूड शॉर्टेज हमने वो फेमाइन में डिस्कस किया था ना, 43-44 का इतना ज्यादा था, 43-44 जो कि कॉलोनियल इंडिया में हुआ था, ठीक है ना। तो उसके बाद भी हम देखेंगे कि हमारे पास जो बंगाल फेमाइन के बाद से ही हम देखेंगे क्या कि फूड शॉर्टेज का इशू हमारे सामने 4 पे था और देश की आजादी के बाद भी रहा। और जब हमारे यहाँ बिहार में देखेंगे 1967 में एक फेमाइन आया था तो ये प्रॉब्लम और भी एक्सेंचुएट कर गया। अब क्या करना है कि इनको कैसे हमने जो है कम ओवर किया है, हैज कम ओवर दीज इंट्रिकेसीज। तो वल्लभ भाई पटेल का इंटीग्रेशन का अप्रोच, लैंग्वेज का इशू, जिसमें आज हम देखेंगे शेड्यूल 8 का प्रोविजन किया गया है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जस्ट टू केटर रीजनल इंटरेस्ट, ठीक है ना, जो रीजनल इश्यूज हैं 22 लैंग्वेजेस को। और ये एवर ग्रोइंग है, जब कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था देयर वर ओनली 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस अंडर शेड्यूल 8, ठीक है, आज वो बढ़ के 22 हो गया है। तो वी आर एड्रेसिंग दिस इशू ऑल्सो। लैंग्वेज का इशू अभी भी हमारे पास है ना, रीजनल इशू चल रहा है, ठीक है ना। अभी भी आप देखेंगे इसमें कौन कौन सी भाषाओं को शामिल करने की बात हो रही है, जैसे कि भोजपुरी को शामिल करने की बात हो रही है, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। नाउ कम्युनल हार्मोनी, तो जो हेड स्पीच वगैरह है उसको लेकर लॉ बनाया गया। रिफ्यूजी रिहैबिलिटेशन का काम किया गया, ठीक है। पॉवर्टी एलिवेशन के लिए आप लिख सकते हैं जितने भी कार्यक्रम में मनरेगा का प्रोग्राम था, पीडीएस का प्रोविजन था, एफसीआईएन बफर जो है गोडाउन्स है उनके लिए प्रोविजन किया गया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को लेकर लाया गया था। यू कैन कोट 1956, 1977 और 1991 का लिबरलाइजेशन का पॉलिसी भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में इसमें 2 चीजें करेंगे, एक तो प्रोडक्शन के इंप्रूवमेंट के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन 2, क्योंकि ये इन्वायरमेंट का इंपैक्ट आ रहा था तो वो एक इंट्रोड्यूस करें। दूसरा, एग्रीकल्चर को रेन्यूमरेटिव बनाने के लिए हम क्या करें, एमएसपी प्रोग्राम को लेकर के आ रहे हैं, ताकि जो फार्मर हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनका कॉन्फिडेंस मेंटेन रह सके और वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रह सके, ठीक है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, 5 ईयर प्लान के अंतर्गत हमने कई पॉलिसीज ला करके रेलवे, रोडवेज जो है ना, प्लांट, स्पोर्ट्स, इन सभी का डेवलपमेंट किया। और अभी भी आप देखें पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है ना, अभी ये तो लिख ही सकते हैं आप, ठीक है ना, अभी जितना एक्सप्रेसवे बन रहा है, जितना रोड्स बन रहा है, ठीक है ना, इससे पहले कभी नहीं बना है, ठीक है। तो अभी भी हम क्या करें, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हिंटरलैंड को, एक्सप्रेसवे को, और हम कहीं ना कहीं यूरोपियन मॉडल पे अपना जो है रोडवेज एटलस उसको डेवलप करते चले जा रहे हैं। दूसरा, रेलवेज में आप सेमी बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट आ चुका है जो मेरठ से यहाँ दिल्ली चला है। तो राइट दीज पॉइंट्स, ठीक है ना, बस छोटे छोटा, सरकारी आदमी होगा तो थोड़ा खुश भी हो जाएगा, अच्छा मोदी जी का गुणगान हो रहा है, आर यू गेटिंग मी, आई मीन आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं, ये गवर्नमेंट की ये सब अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, रोडवेज डेवलपमेंट, रेलवे का डेवलपमेंट, ये सारी चीजें ये सब कर सकते हैं। सो राइट दीज पॉइंट्स, ठीक है ना। जो भी एक्सप्रेसवे, जितना एक्सप्रेसवे आप 1-2 एग्जांपल कोट कर दीजिए, जैसे मुंबई एक्सप्रेसवे, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, ठीक है ना। और ये मतलब मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे तो अभी एक आइडियल एग्जांपल है, क्योंकि जो कुछ भी हमने यमुना एक्सप्रेसवे से सीखा था, एक्सप्रेसवे हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट था नॉर्थ इंडिया में यमुना एक्सप्रेसवे का, लेकिन उसके साथ कई प्रॉब्लम थे। दिल्ली मुंबई के आप जानेंगे उसमें कई फीचर्स हैं, जैसे पहले क्या था कि आप एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं तो आपके पास हर 10 किलोमीटर्स पे आपके पास रेस्ट रूम का प्रोविजन है, मतलब कि आपका वहाँ के कैंटीन्स एंड व्हाट आई से डॉर्मेट्रीज, वो सारा प्रोविजन है, वाटर का फैसिलिटी है, उसके ऊपर में पेट्रोल पंप्स जो हैं वो सारे की चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है ना, ये काम किया गया है। ये इसके ऊपर ये सारा कुछ भी नहीं था, ये एक्सप्रेसवे। तो ये कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके फिर इसको डेवलप किया गया है। तो आप जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे उसके कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल को कोट कीजिए, ठीक है, समझ पा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है, चल रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन एड्रेस द इशू, ठीक है। इंटीग्रेशन का इशू हो गया, पॉवर्टी से ही लिखा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोडवे को कनेक्ट करके आप पॉवर्टी को एलिवेट करने का भी काम करें, बिकॉज यू आर फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। जो भी इसके आसपास क्या लगा, उसके आसपास का डेवलपमेंट, ठीक है ना, डेवलपमेंट भी हो रहा है, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट होता चला जा रहा है, ठीक है। इवन फार्मर्स आर गेटिंग कनेक्टेड टू द मार्केट, ठीक है ना, ये सारा। तो ये जो इसमें इश्यूज लिखे गए हैं, आप इसको बस लिखने का तरीका बस चेंज करना है, ठीक है ना, जस्ट टू एड्रेस द इशू, पॉवर्टी एलिवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारी चीजें। आज की तारीख में जैसे कोई पेरिसेबल गुड्स है, अगर किसी को डेयरी प्रोडक्ट्स लेकर के जाना है, दिल्ली लेकर के आना है, ठीक है, तो अब रोडवे से लेकर के आ रहा है तो दूध नहीं फट जाना है रास्ते में। लेकिन अगर फास्ट, अगर हमारे पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ट्रैफिक फ्री अगर है,
तो जाहिर सी बात है मार्केट को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बस आपका तरीका बस चेंज करना है, अदरवाइज पॉइंट्स आर ओके। ठीक है ना, आर यू गेटिंग मी? ठीक है, सो पॉवर्टी एलिवेशन के ये पॉइंट्स हैं, ये कर लेंगे हम लोग। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस इंडिया 75 इयर्स फॉरेन पॉलिसी जर्नी। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी जर्नी, एनालाइजिंग इट्स सक्सेस एंड फेलियर्स इन नेविगेटिंग द शिफ्टिंग ग्लोबल ऑर्डर, propose a visionary roadmap to navigate challenges posed by the evolving world order in 21st century। ठीक है ना, अब इसमें क्या क्या है कि डिस्कस इंडिया 75 ईयर फॉरेन पॉलिसी, यानी कि जो हमारी अभी तक की पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में लिखना है, यानी कि सारी चीज नाम वाम सब कुछ इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इवन यू कैन इंक्लूड पंसील ऑल्सो। ठीक है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए, एनालाइजिंग इट्स सक्सेसेस एंड फेलियर इन नेविगेटिंग द सोशल ग्लोबल शिफ्टिंग ग्लोबल पावर ऑर्डर। अब इसमें सक्सेस भी बताना है, यानी कि प्रॉस भी बताना है और कॉन्स भी बताना है। ठीक है ना, ठीक है, अब इसमें क्या क्या बताना है, सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर लीजिए, नाम से इंक्लूड कर लीजिए, स्ट्रैटेजिक जितने भी पार्टनर ग्रुप्स के साथ वो लिख लीजिए। ठीक है ना, हमारी जो है इंडिविजुअल बायलैटरल जो इश्यूज हैं उसको, बायलैटरल जो भी रिलेशंस है उसको हाईलाइट कीजिए, मल्टीलैटरल इश्यूज भी, बायलैटरल का मतलब क्या हो गया, जैसे इंडिया यूएस रिलेशन, इंडिया रशिया रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन, और मल्टी में क्या कर लेंगे हम, ब्लॉक्स के साथ कर लेंगे कि हमारा जैसे कि ब्रिक्स के साथ क्या रिलेशन है, आसियान के साथ क्या रिलेशन है, आर यू गेटिंग मी? तो इस G20 में क्या हमारा रोल है, एटसेट्रा। तो इस तरीके अप्रोच को बस चेंज कीजिए, अप्रोच को फॉलो यहां मत कीजिए, जस्ट टेक द पॉइंट्स। ठीक है ना, अप्रोच क्या होना चाहिए, तो अप्रोच में यही होगा कि हमारा रिलेशंस क्या रहा है। ठीक है ना, बायलैटरल रिलेशंस में हम कितने सक्सेसफुल रहे और कितने फेलियर रहे, और मल्टीलैटरल रिलेशंस में हम कितने सक्सेसफुल और कितने फेलियर रहे, एंड देन थर्ड वन होना चाहिए आपके पास, आवर रिलेशन विद द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है ना, ये 3 पॉइंट्स में लिखिए, बायलैटरल, मल्टीलैटरल एंड देन स्पेसिफिक हो गए यूनाइटेड नेशंस के साथ। ठीक है ना, एंड देन अंडरलाइन योर सक्सेस एंड फेलियर्स एंड नाउ टिक द पॉइंट्स। नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है ना, अब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब क्या हो गया कि उस समय हमने अपने फॉरेन पॉलिसी को प्रोटेक्ट किया जिस समय देयर वाज रिजीम, जब 2 पावर्स एग्जिस्ट कर रहे थे और पोलराइजेशन बहुत जम के चल रहा था, फिर भी हमने एक थर्ड वर्ल्ड को क्रिएट कर लिया। ठीक है ना, और दूसरा ईस्ट और वेस्ट दोनों के साथ हमने इक्वल डिस्टेंस बना करके, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके हमने ईस्ट को अच्छे बनाए, नंबर 1। नंबर 2, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में देखेंगे हमारे पास कई सैंक्शंस लगाए गए, फिर भी हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, बट हम लोग पीसफुल यूज के लिए करते हैं। हमारे न्यूक्लियर पॉलिसी का एक डॉक्ट्रिन ये भी है, नो फर्स्ट यूज, यू कैन राइट इट। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक एंगेजमेंट हम देखेंगे तो हम देखेंगे 1991 से पहले हमारी इकोनॉमी क्लोज होती थी, अब हमारा जो एंगेजमेंट हो गया, ग्लोबल एंगेजमेंट 1991 के लिबरलाइजेशन एलपीजी मॉडल के बाद वो ज्यादा और एक्टिव हो गया। यू कैन राइट, यहां डोंट टेक पॉइंट्स हियर, बस आप देखिए कि हाँ कि क्या क्या पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, बट लिखने का तरीका हमारा अपना अलग होगा। देन लुकिस्ट पॉलिसी, हम देखें लुकिस्ट पॉलिसी का मतलब क्या है, वी आर फोकसिंग ओवर साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, लेकिन लुकिस्ट पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशन में देखेंगे क्या, तो एक्टिव पॉलिसी इज मोर एक्टिव। ठीक है ना, केवल हमें रिलेशंस बिल्ड नहीं करना है बल्कि रिलेशंस को लाइव रखना है, रिलेशंस को कितना ज्यादा हम क्या कहते हैं वाइब्रेंट रख सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज देखेंगे क्या कि जो लुकिस्ट पॉलिसी था दैट वाज फोकसिंग ओवर साउथ ईस्ट एशिया, लेकिन एक्टिव पॉलिसी में हमने क्या किया, ईस्ट जो एशिया है उसके ऊपर भी फोकस करना शुरू किया, सो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। देन रिलेशंस विद द मिडिल ईस्ट, ठीक है ना, मिडिल ईस्ट में हम देखेंगे क्या कि हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है इजराइल के साथ भी और वहीं पर यूएई और सऊदी अरब के साथ भी है, जबकि इजराइल और जो है आप देखेंगे यानी कि ज्यूज वर्सेस जो इस्लाम का इशू चल रहा है फिलिस्तीन को लेकर के, हमने बहुत डिप्लोमेटिकली इस रिलेशंस को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो मिडिल ईस्ट में भी हमारी पॉलिसी बहुत डिप्लोमेटिक, बहुत ही प्रैग्मेटिक रही है। साउथ साउथ कॉपरेशन में जिसका एग्जांपल ब्रिक्स, ठीक है, नेबरहुड डिप्लोमेसी में नेबरहुड फर्स्ट, दैट इज द एस्पेक्ट, ठीक है ना, इसको इलैबोरेट करना है। देन एंगेजमेंट विद द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, तो हम देखेंगे क्या कि यूनाइटेड नेशंस में हमारी वन ऑफ द लार्जेस्ट पीस कीपिंग फोर्सेस है, ठीक है, वो एक है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे क्या कि कैंपेन फॉर परमानेंट यूएनएससी सीट, ये हम देखेंगे इसको इंटरनेशनल सपोर्ट मिला है अभी भी, ठीक है, पूरी तरह सहमति नहीं मिली है क्योंकि हमारे कुछ इमीडिएट नेबर्स की वजह से, ठीक है, जिनके पास वीटो पावर है, बट कम से कम हमने ग्लोबली ये तो एक तरीके से पूरा ये कर ही दिया है, मोबिलाइज कर दिया है कि हमें भी देयर आर सर्टेन ग्राउंड जिसपे हमें भी यानी कि भारत को भी एक परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, ठीक है ना, ये समझ पा रहे हैं। ये जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्ट अभी तक इंडिया को नहीं मिला है, बट एक इंटरनेशनल सपोर्ट तो हमने विन किया ही है, ठीक है, बात समझ गए। फेल्यूर्स में देखेंगे तो फेल्यूर्स में तो पहला यही हो गया कि अभी तक सीट मिला नहीं हमारा, ठीक है, बायलैटरल रिलेशंस में चाइना और पाकिस्तान के साथ इश्यूज हमारे रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं, ठीक है ना, परमानेंट मेंबरशिप की बात हो गई। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में देखेंगे कि हमें आरसीईपी से, ठीक है ना, उससे विड्रॉ करना पड़ा, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप है वहां से विड्रॉ करना पड़ा।
चैलेंजेस में क्या है कि अभी तक हम जो है यूएस और रसिया को बैलेंस करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, ठीक है ना। ठीक है, और अभी हम देखेंगे कि अभी जब इशू चल रहा था कि इंडिया को कुछ मिसाइल चाहिए था, तो यूएस के दबाव में आकर के उसने S-400 मिसाइल्स को परचेज नहीं किया था, ठीक है ना। अभी अभी रशिया यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हो रहा तब की ये बात है, रिसेंट डेवलपमेंट है ये। तो अभी भी उसको हम बैलेंस नहीं कर पाए, ठीक है। क्लाइमेट नेगोशिएशंस को लेकर के अभी भी देखेंगे कि इंडिया हर जगह कर रहा है, लेकिन अभी भी क्या है कि हमारा जितना भी थर्मल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो क्या है, कोल बेस्ड है। कोल पे जो भी चल रहा है हमारा हेवी रिलायंस ऑन कोल, ये एक क्रिटिसिज्म का कारण बन गया है, ठीक है। ये इन बातों को लिख सकते हैं। एंड क्या होना चाहिए, तो वे फॉरवर्ड, तो हमें मल्टीलैटरलिज्म को स्ट्रेंथ करना चाहिए, जैसे कि जो भी यूनाइटेड नेशंस है, WTO है, ये फिर क्या कहते हैं WHO है, इन सभी को हमें क्या कहते हैं मजबूत करना चाहिए। WHO का इशू आप लिख सकते हैं कोविड की वजह से, कोविड के टाइम से, ठीक है। WHO जो एक ग्लोबल हेल्थ के लेकर के इशू रेज कर रहा है। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में, ठीक है ना, हमें क्या करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करवाने चाहिए। स्ट्रेटेजिक जो है ऑटोनॉमी में जो रिलेशंस है वो हम देखना चाहिए, मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जिससे रिलेशंस को बैलेंस किया जा सके। फिर क्लाइमेट के इशू को लेकर के हमें एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। ये पॉइंट्स को आप लिख लीजिए, ठीक है ना, ये बस पॉइंटर्स में है, दैट्स इट। सो इसको लिखने का तरीका क्या है, पॉइंट्स आप यहां से ले सकते हैं। अब इंपैक्ट कहां, तो क्लाइमेट में क्या कर रहे हैं हम, जियोपॉलिटिक्स के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, बात समझ पा रहे हैं। बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशंस के लिए क्या करते जा रहे हैं, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। और पावर, जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको मेंटेन करने के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। और मल्टीलैटरलिज्म यूएन के थ्रू या फिर जो भी WTO है या WHO है उसके थ्रू हम क्या करें। तो ये 6-7 एक हेड बना लिया कीजिए, पॉइंट्स पिक कीजिए यहां से, लेकिन लिखने का तरीका आपका अपना ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है।